851-260 वीआईपी बिलियनर सिस्टम। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से शुभम नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। शुभम नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 51। मैं, जो तुम्हारे दिखावे में साथ देना चाहिए, आंखें मूंद लेता हूं। यान पिताजी द्वारा उत्साह से हिलाए जाने पर चिराग डर गया कि कहीं वे यह न कह दें, जिगरी दोस्त, चलो भाईचारा निभाते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या वह यान लुओशुई का चाचा नहीं बन जाता? इससे परिवार का क्रम गड़बड़ा जाता। फिर उसे यान लुओशुई को क्या कहना चाहिए? भतीजी। नमस्ते बड़ी भतीजी। लगता है ये बुरा सौदा नहीं होगा। दुर्भाग्य से यान पिताजी ने ऐसा नहीं कहा। चिराग का हाथ पकड़कर यान पिताजी ने गंभीरता से कहा, मुझे लुओशुई को तुम्हारी देखरेख में छोड़ने का पूरा भरोसा है। तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? खांसी खांसी। खुशी की बात है कि चिराग पानी नहीं पी रहा था, वरना वह जरूर उगल देता। सम्मान, सच में सम्मान। ये यान अंकल सच में शांत थे, लेकिन उनका कदम चौंकाने वाला था। छलांग इतनी बड़ी थी कि चिराग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्या उन्हें सच में यान लुओशुई को उसके साथ छोड़ने में इतनी आसानी हो रही थी? यान लुओशुई के बदले में तत्वों की एक असली आवर्त सारणी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बड़ा मुनाफा कमाया हो। खांसी खांसी। चिराग ने बस ऐसे ही सोचा, बिना किसी और इरादे के। खांसी खांसी। बूढ़े यान। यान माताजी ने अपने पति को याद दिलाने के लिए कुछ बार गला साफ किया। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? जल्दी से थोड़ा गर्म पानी पी लो। अपनी पत्नी को खांसते देखकर यान अंकल ने तुरंत चिंता दिखाई। अपने पति की बात सुनकर यान माताजी सच में बेबस हो गईं। उनके बगल में यान लुओशुई ने अपना माथा छुआ। वह निश्चित रूप से उनकी जैविक संतान थी। सिर्फ एक उपहार और उसे चिराग को बेच दिया गया। बहुत लापरवाही थी, है ना? लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह सच में चिराग के साथ एक जोड़ा बन जाती है तो ये बुरा नहीं हो सकता है। दूसरी ओर तत्वों की आवर्त सारणी की कीमत कितनी थी, ये जानने के लिए उत्सुक सूरज ने उसे जांच लिया। अगले ही पल वह पूरी तरह से चौंक गया। 200 करोड़ प्रति ग्राम। अपने फोन पर जानकारी देखकर सूरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत महंगा। शाही भट्टी से बनी उसकी चीनी मिट्टी की चीजें अचानक बेकार लगने लगीं। हालांकि वह भी यान लुओशुई के माता पिता को खुश करने के लिए कुछ अरब खर्च कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। उस लड़के में सच में उससे ज्यादा हिम्मत थी। सूरज को चिराग के साहस पर आश्चर्य हुआ। इस तरह सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत कैसे हुई? सफल होना ठीक था, अमीर यान परिवार का दामाद बनना, लेकिन अगर वह विफल हो जाता तो कुछ अरब बर्बाद हो जाते। सिर्फ कुछ अरब, और तुम सोचते हो कि मैं हार मान लूंगा? असंभव। अगर चिराग एक ही बार में कई खरब निकाल देता तो वह बिना कुछ कहे हार मान लेता, लेकिन अभी तो ये सिर्फ कुछ अरब है। यान पिताजी ने शेल्फ पर देखा और आखिरकार अपना फोन अपनी पत्नी को सौंप दिया। मेरे लिए एक तस्वीर खींचो। मैं उन बूढ़ों को दिखाना चाहता हूं कि मेरा एक अच्छा दामाद है। आज तत्वों की एक असली आवर्त सारणी देखना एक सपने जैसा लग रहा था। अगर उन बूढ़ों ने तस्वीर देखी तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या करेंगे। यान पिताजी को चिराग पर अपने दामाद के रूप में बहुत गर्व था और वे उससे बेहद संतुष्ट थे। इस उपहार के कारण यान माताजी की चिराग के बारे में राय थोड़ी बदल गई। इस उपहार ने दिखाया कि चिराग ने उनकी पहली मुलाकात को महत्व दिया। लेकिन बस इतना ही। यान माताजी के दिमाग में चिराग अभी भी एक सुंदर लड़का था। उन्हें मानना पड़ा कि चिराग बहुत सुंदर था, शायद सबसे सुंदर और शालीन आदमी जिससे वह कभी मिली थी। हालांकि चिराग सिर्फ एक सुंदर लड़का नहीं था जो किसी और के सहारे जी रहा था। फिलहाल अमीर होने के अलावा उसने कोई और योग्यता या क्षमता नहीं दिखाई थी। युवा लोगों के पास पैसा हो या न हो यह अप्रासंगिक था, लेकिन उनमें महत्वाकांक्षा और क्षमता होनी चाहिए। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि सूरज अच्छा है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि एक पहलू था।
एक और पहलू ये था कि सूरज पहले से ही अरबों के बाजार मूल्य वाली कंपनी का सीईओ था। ये कंपनी पूरी तरह से सूरज द्वारा बनाई गई थी और फल फूल रही थी। ये सूरज की क्षमताओं को दर्शाता था, एक सफल युवा व्यक्ति होने के नाते। अब तक उन्होंने चिराग की क्षमता नहीं देखी थी, इसलिए उनका रवैया उसके प्रति काफी उदासीन था। उन्हें संदेह था कि चिराग ने अपनी नकचुरी बेटी को सिर्फ अपने रूप रंग से जीता था। अंकल, आंटी, अगर आज दोपहर आपके पास समय हो तो क्यों ना आप मेरी कंपनी देखने चलें? सूरज को अपने व्यावसायिक कौशल पर काफी भरोसा था। चूंकि वह चिराग को दुस्साहस में नहीं हरा सका, इसलिए वह ताकत और उपलब्धियों की तुलना करेगा। चलो बाद में बात करते हैं। यान पिताजी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने बस ठंडे स्वर में जवाब दिया। कुछ मिनट बाद कुछ लोग चिराग के विला से यान लुओशुई के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। रुको चिराग, क्या तुम बेबी को साथ ला सकते हो? यान लुओशुई अचानक बोली। हाँ, ये सुनकर सभी पूरी तरह से भ्रमित हो गए। बेबी? चिराग और यान लुओशुई का पहले से ही एक बच्चा था। इतनी जल्दी? लुओशुई, तुम? अपनी बेटी को देखकर यान माताजी, जो हमेशा मर्यादा को महत्व देती थी, बहुत गुस्सा हुई। क्या तुम अभी अभी चिराग के साथ आए हो? पहले से ही बच्चा कैसे हो सकता है? यान पिताजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। सबसे ज्यादा चौंका हुआ सूरज था। इस समय उसका चेहरा हरा पड़ गया था और वह गुस्से से कांप रहा था। उसे मूर्ख जैसा महसूस हुआ। क्या चिराग इतनी तेजी से आगे बढ़ गया था? नहीं। अपने माता पिता की प्रतिक्रिया देखकर यान लुओशुई अपनी हंसी नहीं रोक पाई, जल्दी से समझाते हुए। पिताजी, माँ, आप क्या सोच रहे हैं? बेबी मेरी बिल्ली है, वह चिराग के घर पर है। फ्यू। ये सुनकर यान पिताजी और यान माताजी ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये तो गलतफहमी निकली। अच्छा हुआ। धत्तेरी। सूरज अपने मन में गाली दिए बिना नहीं रह सका, तो ये बात थी, सौभाग्य से उसके पास अभी भी एक मौका था। चिराग ने बेबी को पकड़ा और समूह विला से बाहर निकल गया। यान लुओशुई के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी क्षण एक चांदी की रोल्स रॉयस घोस्ट थोड़ी दूर पर रुकी। सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर निकला। क्या ये वही है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर सूरज ने उसे तुरंत पहचान लिया। आने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध दक्षिणी निवेश समूह हिमालय कैपिटल का अध्यक्ष रमेश वर्मा था। आधे महीने पहले उसने हिमालय कैपिटल के साथ बातचीत की थी। उम्मीद थी कि वे उसकी कंपनी में निवेश करेंगे। अप्रत्याशित रूप से हिमालय कैपिटल ने उसे इतना महत्व दिया कि अध्यक्ष खुद प्रयागराज उससे मिलने आए थे और यहां तक कि उसका पीछा करते हुए यहां भी आ गए थे। एक पल के लिए सूरज को बहुत गर्व महसूस हुआ। सूरज ने डींग मारते हुए रमेश वर्मा का परिचय कराने की पहल की। अंकल, आंटी, ये श्री रमेश वर्मा हैं, हिमालय कैपिटल के अध्यक्ष। वह मुझसे निवेश के मामलों पर चर्चा करने आए हैं। हम हिमालय कैपिटल। ये नाम सुनकर यान पिताजी और यान माताजी दोनों चकित रह गए। यान परिवार एक बड़ी निगम वाला अमीर परिवार था। हालांकि यह हमेशा यान लुओशुई के दादाजी और कई चाचाओं द्वारा चलाया जाता था और यान पिताजी शोध में व्यस्त थे, ज्यादा शामिल नहीं थे। परिवार के कारण उन्होंने दक्षिण की कई बड़ी कंपनियों के बारे में सुना था। दक्षिण के शीर्ष 10 निवेश समूहों में से एक होने के नाते हिमालय कैपिटल स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था जिसे वे जानते थे। छोटे सूरज प्रभावशाली हैं, निश्चित रूप से एक युवा और होनहार व्यक्ति। यान माताजी बोले बिना नहीं रह सकी। यहां तक कि यान पिताजी ने भी थोड़ा ध्यान दिया। सूरज के संपर्कों और ताकत से हैरान थे। उन्हें चिराग की थोड़ी चिंता हो रही थी। अपने पिता की तरह सूरज की बातें सुनकर यान लुओशुई भी चिंतित हो गई। ये सूरज बस औसत। यान माताजी की प्रशंसा सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान के बावजूद सूरज ने अभी भी विनम्रता से जवाब दिया। रमेश वर्मा को आते देखकर सूरज रमेश वर्मा से बात करने की तैयारी के लिए आगे बढ़ा। नमस्ते श्री वर्मा। सूरज ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। रमेश वर्मा बिना जरा भी ध्यान दिए बहुत ठंडे तरीके से उसके पास से गुजर गए। सूरज का हाथ हवा में लटका रहा, बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आखिरकार रमेश वर्मा चिराग के पास पहुंचे और उत्साह से कहा, नमस्ते श्री चिराग। अध्याय 52 लगातार झटके। सूरज रोया। श्री चिराग, मैं रमेश वर्मा हूं, हिमालय कैपिटल का वर्तमान अध्यक्ष। आप मुझे बूढ़ा रमेश कह सकते हैं। रमेश वर्मा ने अत्यंत विनम्रता से अपना परिचय दिया। नमस्ते। चिराग ने सौहार्दपूर्ण ढंग से जवाब दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। ये कैसे हो सकता है?
बस मुझे बूढ़ा रमेश कहो। हिमालय कैपिटल का अध्यक्ष कब से इतना विनम्र हो गया? यह एक सपने जैसा था। परिस्थिति उनकी कल्पना से बहुत अलग थी। नहीं, सिर्फ अलग नहीं, यह जमीन आसमान का अंतर था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सूरज रमेश वर्मा के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर रहा होगा, लेकिन अब रमेश वर्मा बेहद विनम्र थे, चिराग से हाथ मिला रहे थे, जबकि सूरज जो आगे बढ़ा था वहीं अजीब तरह से खड़ा रहा। यह क्या बकवास है? यह चिराग और रमेश वर्मा दोनों को देखकर फिर सूरज को यान लुओशुई पूरी तरह से हैरान थी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि चिराग के पास इतनी अपार शक्ति होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे चुना। यान लुओशुई को बहुत गर्व महसूस हुआ। हम यान के पिताजी और यान की माताजी ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विस्मय और झटका देखा। एक प्रतिष्ठित परिवार से होने के नाते वे निश्चित रूप से जानते थे कि हालांकि हिमालय कैपिटल का कुल बाजार मूल्य केवल 30 अरब था, लेकिन इसका भयावह पहलू बाजार मूल्य नहीं बल्कि विभिन्न उद्योगों में इसका विशाल नेटवर्क था। अब हिमालय कैपिटल के प्रतिष्ठित अध्यक्ष वास्तव में चिराग से हाथ मिलाने और उससे बातचीत करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे थे। यह उनकी कल्पना से परे था। छोटा चिराग कमाल का है। यान के पिताजी ने संतोष से सिर हिलाया, ये सोचकर कि उन्होंने व्यक्ति को गलत नहीं समझा था। हिमालय कैपिटल के अध्यक्ष को इस तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर पाना ही छोटे चिराग के भयानक संपर्कों और ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त था। लुओशुई को उस पर सौंपकर उन्हें शांति महसूस हुई। क्या मैंने गलत आंका? यान की माताजी ने भौचक होकर बड़बड़ाया। शुरुआत में उन्हें चिराग की क्षमताओं पर गंभीर संदेह था, ये सोचकर कि वह सिर्फ एक सुंदर रंगीन मिजाज वाला लड़का है, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके संपर्क और ताकत इतनी भयानक होगी। यहाँ तक कि रमेश वर्मा भी उससे दोस्ती करना चाहता था। बूढ़ा हो रहा हूँ। अंत में यान की माताजी ने हल्की आह भरी, ये स्वीकार करते हुए कि उन्होंने गलत आंका था। चिराग वास्तव में युवा और होनहार था। लुओशुई ने बुरा नहीं चुना था, यह उनकी गलती थी। इस क्षण यान की माताजी ने आंतरिक रूप से चिराग की भूमिका को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों? चिराग को रमेश वर्मा के साथ बातचीत करते हुए देखकर सूरज को प्रतिक्रिया करने में बहुत समय लगा। ये कैसे हो सकता है? हिमालय कैपिटल के प्रतिष्ठित अध्यक्ष वे चिराग से दोस्ती करने की पहल क्यों करेंगे? इसका कोई मतलब नहीं था। नहीं, ये सही नहीं है। सूरज ने जो देखा उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। श्री वर्मा, नमस्ते, मैं सूरज हूँ। सूरज मुस्कुराया और पूछा, श्री वर्मा, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं, है ना? तुम कौन हो? हालांकि अगले ही पल रमेश वर्मा ने कहा, जिससे सूरज पूरी तरह से चकरा गया। मैं खास तौर पर श्री चिराग के लिए आया हूँ। ये सूरज के लिए नहीं बल्कि चिराग के लिए था। रमेश वर्मा को पहले से ही पता था कि उपाध्यक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी चिराग से मिलने प्रयागराज कब गए थे। स्वाभाविक रूप से वह सूर्यकांत त्रिपाठी की शर्मनाक वापसी के बारे में जानता था, जो चिराग की वित्तीय शक्ति से अभिभूत हो गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी के अनुभव के साथ रमेश वर्मा इस बार बेहद विनम्र और शालीन थे। श्री वर्मा, मैं बोवेन कंपनी का अध्यक्ष हूं और हमने पहले हिमालय कैपिटल के साथ निवेश पर चर्चा की थी। सूरज ने फिर से अपना परिचय दिया। बोवेन कंपनी? रमेश वर्मा को कुछ याद आता हुआ लगा। ये देखकर सूरज घबरा गया। मुझे याद है, मैंने पहले आपकी कंपनी में एक सचिव भेजा था, आप उसके साथ विशिष्टताओं पर चर्चा कर सकते हैं। रमेश वर्मा की बातों ने सूरज को और भी हक्का बक्का कर दिया। सिर्फ एक सचिव? केवल एक सचिव? यहाँ तक कि एक प्रबंधक या उपाध्यक्ष भी नहीं। उन्होंने उसे केवल एक मामूली सचिव भेजा, जबकि चिराग के लिए ये स्वयं रमेश वर्मा थे। क्या वह सच में इतना महत्वहीन था? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने सूरज के दिल में जोर से चाकू मार दिया हो। नहीं, मैं आपको परिचय कराता हूं, ये यान अंकल हैं। चिराग ने अपने बगल के व्यक्ति का परिचय रमेश वर्मा से कराया। यान? क्या वे प्रतिष्ठित यान परिवार से हो सकते हैं? चिराग का परिचय सुनकर रमेश वर्मा चौंक गए। श्री चिराग वास्तव में यान परिवार के दामाद थे। आश्चर्यजनक। एक पल के लिए उन्होंने चिराग की अत्यधिक प्रशंसा की। यान परिवार एक पुराना प्रतिष्ठित परिवार था, खासकर वर्तमान मुखिया बूढ़े मास्टर यान अपने समय के व्यापार जगत में एक महान व्यक्ति थे। रमेश वर्मा ने यान के पिताजी और माताजी का विनम्रता से अभिवादन किया। इस क्षण वह चिराग से दोस्ती करने और यहाँ तक कि उसका पक्ष लेने के लिए और भी दृढ़ हो गया, ये जानते हुए कि भले ही वह चिराग का समर्थन हासिल न कर सके, उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आज अच्छा समय नहीं है श्री चिराग, हम फिर कभी बात कर सकते हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा।
रमेश वर्मा ने समझदारी से कहा। अलविदा। इतना कहकर रमेश वर्मा अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट में बैठकर यूएटन गार्डन से चले गए। छोटा चिराग कमाल का। रमेश वर्मा को जाते देखकर यान के पिताजी चिराग की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। ओह, ये कुछ भी नहीं है। अंकल आंटी कृपया अंदर चलिए, चिराग ने कहा। फिर यान लुओशुई और यान के पिताजी और माताजी के साथ वे यान लुओशुई के विला की ओर चल पड़े। ये देखकर सूरज को बहुत विरोधाभास महसूस हुआ। वह न तो चिराग के साहस से मेल खा सका, न ही संपर्कों से, वह पहले ही 2 बार हार चुका था, अब क्या। अंदर इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहते हुए सूरज ने एक आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। यह उसकी आखिरी सांस थी। सूरज ने खुद को संभाला और विला में चला गया। अंकल आंटी, चूंकि यह आपकी प्रयागराज में पहली बार है, इसलिए आपको इसे जरूर घूमना चाहिए। सूरज ने बातचीत शुरू की। प्रयागराज में प्रसिद्ध जगह गंगा तट अवकाश विला है, जिसका सुंदर वातावरण आपके लिए आदर्श है। मैंने वहां सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर दिया है, इसलिए आप जाकर देख सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। ये सुनकर यान की माताजी बोली, धन्यवाद छोटे सूरज। धन्यवाद छोटे सूरज। सूरज के उत्साह को देखते हुए यान के पिताजी ने एक वाक्य में उत्तर दिया, यह अफसोस की बात है, मैं मूल रूप से गंगा तट विला में अंकल और आंटी के लिए एक विला व्यवस्थित करना चाहता था। लेकिन गंगा तट विला का मालिक बहुत अड़ियल है। विला में रहने के लिए प्लेटिनम कार्ड की आवश्यकता होती है। मैं केवल अंकल और आंटी के लिए एक होटल में एक स्वीट व्यवस्थित कर सका, कृपया बुरा न माने। सूरज ने गुस्से में गंगा तट विला के मालिक की शिकायत की। वह गंगा तट विला के प्रबंधक को जानता था और शुरू में चाहता था कि वह एक विला व्यवस्थित करे, लेकिन प्रबंधक ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास एक नया मालिक है और सब कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह गंगा तट विला के मालिक को जानने के लिए योग्य नहीं था। ये गंगा तट विला के मालिक का नियम है, हमें विला में न रहने में कोई आपत्ति नहीं है। यान की माताजी ने कहा, ठीक है। ओह, मेरा मानना है कि मैं गंगा तट विला का मालिक हूँ। एक धीमी आवाज आए। पल भर में सभी की निगाहें फिर से चिराग पर टिक गईं। खांसी। अभी पानी का घूंट भरने के बाद चिराग की बातें सुनकर सूरज लगभग गले में अटक गया। क्या गंगा तट विला उत्तर प्रदेश प्रांत के शीर्ष 3 में से एक वास्तव में चिराग की संपत्ति थी? सूरज सच में चौंक गया था। भाई चिराग, मैं तुमसे प्रभावित हूँ, सच में प्रभावित हूँ। अंकल आंटी, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। इतना कहकर सूरज तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाहर की ओर भागा, मानो भाग रहा हो। ये भयानक था। चिराग भयानक था। वह एक शैतान जैसा था। ज्यादा देर तक रहने पर सूरज को लगा कि वह चिराग द्वारा कुचल दिया जाएगा। क्या आखिरी संघर्ष भाड़ में जाए। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान ली। थोड़ी दया करो, उसे जाने दो। अध्याय 53। महंगा नहीं, बस एक फूल। इस पल चिराग को देखकर यान परिवार खुद को काफी हैरान पाया। चिराग गंगा तट विला का छिपा हुआ मालिक निकला। अरे युवा चिराग, तुम सच में मुझे दिन ब दिन और ज्यादा हैरान करते जा रहे हो, है ना? यान लुओशुई के पिता ने आह भरकर कहा, क्योंकि उन्हें व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे शोध पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए उन्हें अक्सर बूढ़े आदमी से डांट पड़ती थी। अब इतना युवा और होनहार दामाद पाकर देखते हैं कि बूढ़ा आदमी क्या कहता है। युवा चिराग, तुम्हें जल्द ही कभी हमारे घर जरूर आना चाहिए। चिराग को अपने दामाद के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद यानफू ने पहले से ही चिराग को यान परिवार में बूढ़े आदमी से मिलवाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बेशक ऐसा करके यानफू का थोड़ा सा दिखावा करने का भी इरादा था। ये सोचकर देखते हैं कि बूढ़ा आदमी अब क्या कहता है। यान माताजी भी चिराग को देखकर अधिकाधिक संतुष्ट हो रही थी। ये सब मेरी गलती है। चूंकि अंकल और आंटी जाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। चिराग ने फोन किया। ठीक है, अंकल और आंटी भविष्य में जा सकते हैं और वे बिना किसी प्रक्रिया या वीआईपी कार्ड के सीधे विला नंबर 1 में जा सकते हैं। लिविंग रूम में चिराग यानफू से बात कर रहा था, जबकि यान माताजी ने यान लुओशुई को रसोई में खींच लिया। माँ, कैसा रहा? अब और अंधे मुलाकातों के लिए कहने की जरूरत नहीं है ना? यान लुओशुई ने अपनी माँ से कुछ गर्व के साथ कहा, मानो पूछ रही हो कि उन्होंने उसे अंधे मुलाकातों के लिए कहने की हिम्मत कैसे की। आज की घटनाएं ऐसी थीं जिनकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने कम समय में चिराग ने पहले ही उसके माता पिता को जीत लिया था। बुरा नहीं, सच में बुरा नहीं।
अपनी माँ की सलाह सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द युवा चिराग से शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। अगले ही पल यान लुओशुई के चेहरे पर गर्व की मुस्कान पूरी तरह से जम गई। इतना बड़ा मोह, पहले उसने गलत समझा था कि उसके और चिराग के बच्चे हैं, बहुत गुस्सा हुई थी और अब सच में चाहती थी कि उसके बच्चे हों। माँ, ये बच्चों को पैदा करने की बात कैसे आ गई? यान लुओशुई ने शर्माते हुए कहा, जानबूझकर विषय बदलते हुए। क्यों न तुम मुझे खाना बनाना सिखाओ, मेरा पाक कौशल सच में इतना अच्छा नहीं है। यान माताजी ने यान लुओशुई के माथे पर थपकी दी। तुम लड़की, जब मैंने तुम्हें पहले खाना बनाना सिखाया था तो तुमने अच्छी तरह से नहीं सीखा। अब तुम्हें इसका महत्व समझ में आया है ना? अगर तुम किसी आदमी का दिल जीतना चाहती हो तो पहले उसका पेट जीतो। अपनी बेटी को शिक्षित करते हुए यान माताजी ने यान लुओशुई को भी सिखाया। एक दिन बीत गया। अगले दिन यान लुओशुई अपने माता पिता के साथ गंगा तटविला में खेलने गई। चिराग उनके साथ नहीं गया, उसने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था और जब यान लुओशुई का परिवार पहुंचा तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बूढ़े चिराग, शिक्षक पीताम्बर कल सेवानिवृत्त हो गए। चिराग को हनुमान का फोन आया, मोटे वाले का। ये सुनकर चिराग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक पीताम्बर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। शिक्षक पीताम्बर एक बहुत दयालु बूढ़े व्यक्ति थे जो चिराग के प्रति बहुत अच्छे थे। कुछ सहपाठी आज शिक्षक पीताम्बर से मिलने की योजना बना रहे हैं। क्या तुम जा रहे हो? जरूर, मैं जा रहा हूँ, चिराग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। क्योंकि हनुमान के पिता अभी भी अस्पताल में थे, इसलिए हनुमान नहीं आ सका, इसलिए उसने चिराग से शिक्षक पीताम्बर को उसकी ओर से नमस्कार कहने के लिए कहा। चूंकि हनुमान की बड़ी बहन हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में थी, इसलिए वह और उसकी मां प्रयागराज छोड़कर पहले ही लौट गई थी। हनुमान अपने पिता की देखभाल के लिए रुका था, जो अब काफी बेहतर थे। फोन काटने के बाद चिराग ने थोड़ा सा सफाई की और शिक्षक पीताम्बर के घर जाने की तैयारी की। वहां कुछ बार जाने के बाद उसे रास्ता पता था। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, पुरातन वस्तुएं या पैसे देना बेईमानी लगेगा। हाँ, शिक्षक पीताम्बर को ऑर्किड बहुत पसंद है। चिराग को अचानक शिक्षक पीताम्बर का शौक याद आया और वह अपने पिछवाड़े की ओर चला गया। चिराग को याद आया कि पिछवाड़े में एक बहुत सुंदर ऑर्किड था। वही वाला। चिराग ने औजार ढूंढे, ऑर्किड खोदा और उसे शिक्षक पीताम्बर के पास ले जाने की तैयारी की। ऑर्किड के प्रेमी शिक्षक पीताम्बर इस उपहार से जरूर बहुत खुश होंगे। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद चिराग एक पुरानी रिहायशी इमारत पर पहुंचा। खट खट खट, चिराग ने दरवाजा खटखटाया और 95 से ज्यादा रेटिंग वाली एक कोमल सुंदरी ने दरवाजा खोला। आप भी शिक्षक पीताम्बर से मिलने आए हैं, है ना? मैं उनकी बेटी हूँ, अंदर आइए कृपया, कोमल सुंदरी बोली। तो वह शिक्षक की बेटी थी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सुंदर थी। धन्यवाद। ऑर्किड पकड़े हुए चिराग अंदर चला गया और सबसे पहले लिविंग रूम में 4 या 5 सहपाठियों को पहले से ही बैठे देखा। चिराग, तुम भी आए? चिराग को देखकर कुछ सहपाठियों ने कहा। शिक्षक, मैं आपसे मिलने आया हूँ। शिक्षक पीताम्बर को आते देखकर चिराग ने ईमानदारी से कहा। इस बूढ़े को नहीं भूले, बैठो, शिक्षक पीताम्बर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है कि आपको ऑर्किड पसंद है शिक्षक, इसलिए मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। इतना कहकर चिराग ने ऑर्किड सौंप दिया। कितना सुंदर! चिराग से पहली बार ऑर्किड देखकर शिक्षक पीताम्बर की आंखें उससे हट नहीं पा रही थीं। बैठ जाओ, शिक्षक की पत्नी बोली। चिराग के प्रति काफी ठंडी थी। जब दूसरे छात्र शिक्षक से मिलने आए तो वे बर्ड्स नेस्ट या समुद्री खीरा लाए, लेकिन वह सिर्फ एक फूल लाया। पहले शिक्षक पीताम्बर के घर जा चुका होने और उसकी पत्नी के कुछ हद तक घमंडी होने के कारण चिराग को ज्यादा बुरा नहीं लगा। चिराग, मैंने सुना है कि तुम भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी से हो। तुम सिर्फ एक फूल कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें इसे देने में शर्म नहीं आती? पैर मोड़कर बैठे एक युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह सूर्यकांत त्रिपाठी था, चिराग के बगल वाली कक्षा से, अपने विभाग में एक प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी का भी। आज वह दसियों हजार का बर्ड्स नेस्ट लाया था। ये पहली बार था जब वह स्कूल के प्रसिद्ध चिराग से मिला था और उम्मीद थी कि चिराग भी कुछ कीमती उपहार देगा। अप्रत्याशित रूप से उसने सिर्फ एक फूल दिया। ये शिक्षक का ऐसा अनादर है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये सुनने के बाद सभी चुप रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी से सहमत थे। वास्तव में एक फूल देना, ये सब क्या है? एक अमीर दूसरी पीढ़ी, हम दूर नहीं। शिक्षक की पत्नी ने भी थोड़ा सिर हिलाया। चिराग को कुछ नाखुशी से देख रही थी।
कोई बात नहीं, युवा चिराग के भाव की सराहना की जाती है। शिक्षक पीतांबर बोले, चिराग द्वारा फूल देने के लिए जरा भी तिरस्कार नहीं कर रहे थे। वह अपना वाक्य आधा ही कह पाए थे कि अचानक रुक गए। चिराग द्वारा दिए गए फूल को देखकर शिक्षक पीतांबर को अचानक कुछ याद आया। युवा चिराग, क्या तुम्हारा फूल महंगा है? शिक्षक पीतांबर ने अचानक पूछा। महंगा नहीं, बस एक फूल, चिराग ने कंधे उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया। उसने पैसे भी खर्च नहीं किए थे, ये तो बस पिछवाड़े से खोदा गया था। बस एक फूल, इसकी कीमत कितनी हो सकती है? सभी अपने मन में शिकायत किए बिना नहीं रह सके। नहीं नहीं। अगले ही पल शिक्षक पीतांबर अचानक अध्ययन कक्ष में गए और एक डेटा बुक लेकर बाहर आए। चिराग द्वारा दिए गए ऑर्किड को ध्यान से देखने के बाद शिक्षक पीतांबर ने अत्यधिक आश्चर्य के साथ कहा, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन में इसे देखने का मौका मिलेगा। शिक्षक पीतांबर का उत्साहित चेहरा देखकर वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। शिक्षक पीतांबर, इस ऑर्किड में क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने उत्सुकता से पूछा। ये तांग राजवंश का फीनिक्स पंख है, शिक्षक पीतांबर ने अत्यंत गंभीरता से कहा। इसकी कीमत कितनी है? ठीक ठीक कहना मुश्किल है। मैंने हाल ही में खबरों में देखा, इस तांग राजवंश के फीनिक्स पंख से कम गुणवत्ता वाला एक ऑर्किड 2 मिलियन से ज्यादा में बिका। ये कम से कम 3 मिलियन का होगा। शिक्षक पीतांबर ने कुछ देर सोचा। क्या? शिक्षक पीतांबर की व्याख्या सुनने के बाद सभी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। 3 मिलियन, 3 मिलियन का एक फूल, असंभव। इस पल सभी को अचानक याद आया कि चिराग ने पहले क्या कहा था। महंगा नहीं, बस एक फूल। 3 मिलियन महंगा नहीं था तो महंगा क्या था? अध्याय 54, पिछवाड़े से खोदी हुई चीज पर पैसे क्यों खर्च करें? एक पल के लिए सभी को अपने जीवन के विकल्पों पर संदेह हुआ। 3 मिलियन। शिक्षक की पत्नी, जो अभी अभी फल लेकर रसोई से बाहर आई थी, वहीं जम गई और लगातार बड़बड़ाती रही। वह सदमे में थी। सिर्फ एक ऑर्किड और उसकी कीमत 3 मिलियन थी। श्रीमान पीतांबर की बेटी, 95 से ज्यादा अंक वाली कोमल सुंदरी राधिका भी आंखें फाड़े उस अद्भुत ऑर्किड को घूर रही थी। ये कीमत के कारण नहीं था, बल्कि पौराणिक सर्वोच्च ऑर्किड को देखकर था। अपने पिता से प्रभावित होकर राधिका को भी ऑर्किड से गहरा लगाव था। आज उस अद्भुत ऑर्किड को देखकर स्वाभाविक रूप से वह अपार खुशी से भर गई थी। कभी तांग राजवंश की शान, आज ये फीनिक्स पंख है। श्रीमान पीतांबर ने उत्साह से उस अद्भुत ऑर्किड को देखा, उनके हाथ कांप रहे थे। शानदार और प्रभावशाली, एक फूल रानी की तरह आकर्षण का प्रतीक, दक्षिणी राज्य की एक सुंदर महिला, हरे कमर के साथ शालीनता से नृत्य करती हुई की गरिमा और शानदार वस्त्रों में नृत्य की दरबारी आभा शाही गरिमा को पूरी तरह से साकार करती है। वास्तव में अद्भुत ऑर्किड, अद्भुत। लंबे समय तक उस अद्भुत ऑर्किड को निहारने के बाद श्रीमान पीतांबर ने अनिच्छा से अपनी नजरें हटाईं। छोटे चिराग, मैं तुम्हारे भाव की सराहना करता हूँ। इस जीवनकाल में अद्भुत ऑर्किड को देखना मेरे लिए काफी है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अपनी अनिच्छा के बावजूद वह अद्भुत ऑर्किड इतना कीमती था कि वह उसे स्वीकार नहीं कर सके। किसी ऑर्किड का मूल्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसके हाथों में पड़ता है। शिक्षक, आप वह व्यक्ति हैं जो ऑर्किड को समझते और प्यार करते हैं। केवल आपको देने से ही इसका मूल्य साकार हो सकता है। कृपया मना न करें। ये सुनकर श्रीमान पीतांबर और भी भावुक हो गए। एक ही आत्मा, एक ही आत्मा। श्रीमान पीतांबर ने चिराग का हाथ पकड़ा और बड़े भावुक होकर कहा। चिराग की बातों ने श्रीमान पीतांबर को बहुत प्रसन्न किया, जिन्होंने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। चिराग श्रीमान पीतांबर के साथ बैठकर बातें करने लगा, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी और अन्य अजीब तरह से खड़े रहे। 3 मिलियन की चीज बस लापरवाही से दे दी गई। भाई चिराग कमाल का है। ऑर्किड की कीमत होती है, लेकिन एक शिक्षक के पोषण का कोई मोल नहीं होता। शिक्षक के प्रति चिराग का हार्दिक भाव सच में अनमोल है। अगले ही पल, यहाँ तक कि वे सहपाठी जो शुरू में चिराग से कुछ नाराज थे, उसकी भावना की प्रशंसा करने लगे। कुछ महिला सहपाठी तो चिराग के बगल में बैठ गईं, उत्सुकता से उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रही थीं। सुंदर और अमीर, वह निश्चित रूप से एक प्रेमी के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। छोटे चिराग, जल्दी से फल निकालो। शिक्षक की पत्नी भी फल लेकर आई, असामान्य रूप से गर्मजोशी और दयालुता से भरी हुई। आज मत जाना, दोपहर के भोजन के लिए रुकना। चिराग के प्रति उनका पहले का ठंडा रवैया गायब होता दिख रहा था। धन्यवाद महोदया। वैसे छोटे चिराग, अद्भुत ऑर्किड को हासिल करने में काफी समय और प्रयास लगा होगा।
कृपया हमें इसके बारे में बताएं। शिक्षक उस अद्भुत ऑर्किड की उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक थे। हाँ भाई चिराग, तुमने वास्तव में अद्भुत ऑर्किड खरीदने में कितने पैसे खर्च किए? कई अन्य सहपाठी तो अद्भुत ऑर्किड की वास्तविक कीमत के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक थे। कुछ देर के लिए सभी की आंखें चिराग पर टिकी रहीं। वे सभी चिराग के असाधारण अनुभव के बारे में सुनना चाहते थे। चिराग ने शांति से जवाब दिया, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन यह अद्भुत ऑर्किड लापरवाही से पिछवाड़े से खोदा गया था। इसमें ज्यादा पैसे या प्रयास नहीं लगे। चिराग ने उन्हें सच्चाई बताई। क्या पिछवाड़े से लापरवाही से खोदा गया? आश्चर्य की एक चीख गूंजी और सभी अवाक रह गए। ये चिराग की अविश्वसनीय कहानी सुनने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सिर्फ उन्हें ही नहीं चौंका रहा था। ये दसियों या सैकड़ों का कोई ऑर्किड नहीं था, ये 3 मिलियन का ऑर्किड था, जो शहर में एक घर खरीदने के लिए काफी था। और ऐसा अनमोल ऑर्किड खरीदा नहीं गया था, बल्कि पिछवाड़े से खोदा गया था, और वह भी लापरवाही से। चिराग की बातें सुनकर सभी को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। अगर वे होते तो ऐसे अनमोल ऑर्किड को तिजोरी में बंद कर देते, लेकिन चिराग ने उसे लापरवाही से पिछवाड़े में छोड़ दिया था। क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं, रुको। उन्हें चिराग की बातें याद आईं, यह महसूस करते हुए कि ध्यान उस पर नहीं था। अगर चिराग लापरवाही से एक अनमोल ऑर्किड को पिछवाड़े में छोड़ सकता था, तो उसके पिछवाड़े में अनगिनत दुर्लभ पौधे होने चाहिए जो उस अद्भुत ऑर्किड से भी बढ़कर हो। अगर वह पिछवाड़े को सजाने के लिए इतने सारे अनमोल पौधों का उपयोग करने को तैयार था, तो उसका घर कितना शानदार होना चाहिए, चिराग कितना अमीर होना चाहिए। ये सोचकर सभी हांफने लगे। क्या यही एक सच्चे करोड़पति का जीवन था? छोटे चिराग, क्या तुम्हारे पिछवाड़े में अद्भुत ऑर्किड जैसे और भी दुर्लभ पौधे हैं? श्रीमान पीतांबर ने उत्साह से पूछा। मेरा पिछवाड़ा पौधों से भरा है, लेकिन मैंने वास्तव में उनके मूल्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, चिराग ने ईमानदारी से कहा। ये सुनकर सभी और भी ज्यादा चकित रह गए। ये सच में अविश्वसनीय विलासिता थी। क्या आप अपने शिक्षक को दिखाने में सहज हैं? और भी दुर्लभ पौधे होने की बात सुनकर श्रीमान पीतांबर शायद उन्हें देखे बिना कई दिनों तक सो नहीं पाते। कोई समस्या नहीं, चिराग सहमत हो गया। यह एक मामूली बात थी। भाई चिराग, हम भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और पौधे देखना चाहते हैं। हाँ, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? कुछ सहपाठी भी बोले, पौधे देखने की बहाना कर रहे थे, जबकि वे वास्तव में चिराग की हवेली देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। जरूर, चिराग ने सिर हिलाया। अंत में सभी नीचे चले गए। बुगाटी, क्या वह बुगाटी है? जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने वहां एक अविश्वसनीय रूप से शानदार बुगाटी खड़ी देखी। उस कार की कीमत कम से कम करोड़ों में होनी चाहिए। सभी हक्के बक्के होकर बुगाटी को घूरते रहे। शिक्षक, अंदर आइए। उनकी भौचक नजरों के नीचे चिराग ने कार का दरवाजा खोला और शिक्षक को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। क्या ये बुगाटी चिराग की थी? वह सच में एक टाइकून था। अंत में श्रीमान पीतांबर और शिक्षक की पत्नी चिराग की कार में बैठ गए और चिराग ने रास्ता दिखाया। श्रीमान पीतांबर की बेटी राधिका सहित कई महिला सहपाठी दूसरी कार में बैठी, जबकि शेष पुरुष सहपाठी तीसरी कार में बैठे, चिराग की गाड़ी का पीछा करते हुए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चिराग इतना अमीर होगा। मैं तो सोचती थी कि अफवाहें झूठी थी। लड़कियों के साथ कार में एक मोटी लड़की ने अपार ईर्ष्या के साथ कहा। इतना सुंदर और इतना अमीर, वह निश्चित रूप से एक प्रेमी के लिए पहला विकल्प है। एक बार जब किसी ने माहौल बना दिया, तो कुछ देर के लिए कार में बैठी सभी लड़कियां चिराग के बारे में चर्चा करने लगीं। हम सब उसकी लीग से बाहर हैं। हम सब में राधिका ही उससे सबसे ज्यादा मेल खाती है। अंततः सभी ने अपनी आंखें श्रीमान पीतांबर की बेटी राधिका पर टिका दी। जब उन्होंने पहली बार राधिका को अंदर आते देखा, तो वे भी चकित रह गए, शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और उन्हें मानना पड़ा कि राधिका बहुत खूबसूरत थी। वह किताबों और चित्रों में चित्रित दक्षिणी लड़की का वास्तविक जीवन संस्करण थी, कोमल परी जैसी आकर्षण के स्पर्श के साथ। बहन राधिका, चिराग के इतना सुंदर होने के साथ क्या आप इस पर विचार नहीं करेगी? हाँ, बहन राधिका। राधिका थोड़ा शर्माए कुछ नहीं बोली। अभी तक उसकी चिराग के बारे में काफी अच्छी राय थी। वह उस तरह का नौसिखिया अमीर नहीं था जो सोने की चेन और एक दिखावटी घड़ी से सजा हो, जो उसे नापसंद थी। बेशक ये केवल उसकी वर्तमान धारणा पर आधारित है। चिराग का चरित्र और क्या वह एक नौसिखिया अमीर था, ये तब पता चलेगा जब वह उसका घर देखेगी। उसे प्रेमी के रूप में मानने की बात तो बहुत दूर की थी। आखिरकार ये तो उनकी पहली मुलाकात थी।
तीसरी कार में सूर्यकांत त्रिपाठी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि चिराग के पास इतनी शानदार हवेली है। ऐसी हवेली की कीमत अरबों में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। चिराग जरूर झांसा दे रहा होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी ने हठपूर्वक जोर दिया। भाई सूर्यकांत, अधीर मत हो, चिराग झांसा दे रहा है या नहीं, हम जल्द ही देख लेंगे। कार में सभी समान रूप से उत्सुक और उम्मीद से भरे थे। अध्याय 55, दिखावा। कहाँ है दिखावा? क्या विला ऐसे ही नहीं होते? 20 मिनट बाद सभी ह्यूटन गार्डन पहुंचे। चिराग ने सुरक्षा गार्ड से एक शब्द कहा और पीछे की 2 कारें आसानी से अंदर चली गईं। कार में शिक्षक की पत्नी बड़ी उत्सुकता से बाहर देख रही थी, ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थी कि विला क्षेत्र अंदर से कैसा दिखता है। क्या ये प्रयागराज का शीर्ष विला क्षेत्र ह्यूटन गार्डन है? देखो, वह गंगा झील है जो कभी प्रयागराज का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल था, अब ह्यूटन गार्डन का निजी परिदृश्य है। पीछे की कार में सभी उत्सुकता से बाहर देख रहे थे। ये पहली बार था जब वे किसी विला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। कृपया अंदर आइए। पार्किंग के बाद चिराग ने विला का दरवाजा खोला और प्रोफेसर पीतांबर और शिक्षक की पत्नी को अंदर बुलाया। धीरे धीरे पीछे की 2 कारें भी रुक गईं। ओह माय गॉड, एक सुपर कार! हे भगवान, एक घोस्ट कार, एक वज्र! ये बहुत शानदार है। कार से उतरने के बाद सभी ने वहां खड़ी एक काली वज्र देखी और युवा लोग पागल हो गए। हालांकि चिराग की बुगाटी भी बहुत महंगी थी। बुगाटी 16 गैलिबियर ज्यादा एक व्यावसायिक कार की तरह थी और युवाओं को उतना प्रभावित नहीं कर पाए। हालांकि सुपर कार अलग थी। चिराग के विला के बगल में वज्र खड़ी देखकर सभी उत्साह के चरम पर थे। 25 मिलियन, ये वज्र 25 मिलियन की है। किसी ने अपने फोन पर जानकारी जांची और ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। 25 मिलियन, क्या ये सच में इतनी महंगी है? करोड़ों की एक कार। एक पल के लिए राधिका को छोड़कर सभी ने अपने फोन निकाले और वज्र के साथ सेल्फी ली। 20 मिलियन से ज्यादा की एक सुपर कार, ये पहली बार था जब उन्होंने इसे अपने जीवन में देखा था, और यह आखिरी भी हो सकता है, इसलिए उन्हें इसे यादगार बनाना पड़ा। यहां तक कि सूर्यकांत त्रिपाठी भी अपवाद नहीं था। ये पहली बार था जब उसने पौराणिक घोस्ट कार वज्र को देखा था। तस्वीरें लेने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी ने अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा, हठपूर्वक बड़बड़ाते हुए, मुझे इसमें कोई खास बात नहीं दिखती। यहां तक कि ऐसा कहते हुए भी उसकी नजरें कभी वज्र से नहीं हटी। उसकी आंखें ईर्ष्या, लालसा और जलन से भरी थीं। वह बस इसे जोर से कहने ही वाला था, काश मेरे पास भी ऐसी सुपर कार होती। कई लड़कों ने कल्पना की। लड़कियां भी उतनी ही ईर्ष्यालु थीं, खासकर वे जिनके प्रेमी थे, जिन्होंने अपने ही प्रेमियों की अक्षमता के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। बुगाटी वज्र। चिराग के पास पहले से ही करोड़ों की 2 कारें हैं, और वे चिराग के गराज में भी नहीं हैं। हाँ, चिराग के गराज में कितनी लग्जरी कारें हैं। क्या ये पूरा गराज भरा होगा? सभी ने अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दिया और भी ज्यादा चकित। अगर बाहर पहले से ही ऐसा है तो विला के अंदर कैसा दिखता होगा? एक लड़की मदद नहीं कर सकी और आश्चर्यचकित होकर बोली। सभी और भी ज्यादा उत्साहित और उत्सुक हो गए। वे सभी जल्दी से चिराग के विला की ओर चले गए और अंदर प्रवेश कर गए, और एक बार फिर चौंक गए। फैंडी सोफा, पोलिफॉर्म बुकशेल्फ। विला में विभिन्न फर्नीचर को देखकर ऐसा लगा जैसे वे विलासिता के सामानों के महल में नहीं, पैसे के महल में चले गए हों। सभी कृपया बैठ जाए, चिराग बोला। चिराग की बातें सुनकर और कम से कम कुछ लाख के फैंडी सोफे को देखकर वे हिचकिचाए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे बैठे, क्योंकि अगर वे इसे तोड़ देते तो वे अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इसे चुका नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, चिराग फिर से बोला। तभी सभी डरते डरते बैठ गए। चिराग ने सभी को चाय परोसी। रसोई से लौटने के बाद उसने देखा कि कोई अभी भी वहीं खड़ा है, एक शेल्फ को घूर रहा है। प्रोफेसर पीतांबर की प्यारी बेटी राधिका, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बैठी हो? पास जाकर चिराग ने पूछा। क्या ये मॉडल है या असली? उसने घबराते हुए पूछा, शेल्फ पर रासायनिक तत्वों को देखते हुए जिनमें से अधिकांश उसने कभी नहीं देखे थे। बेशक ये असली हैं। यहाँ मॉडल रखने का क्या मतलब है? चिराग ने कंधे उचकाए। ये सुनकर राधिका अवाक रह गई, अविश्वास में चिराग को देख रही थी। एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। ऐसा लग रहा था कि वह बस अभिभूत थी। क्या हुआ राधिका? उसके पिता प्रोफेसर पीतांबर ने उत्सुकता से पूछा, अपनी बेटी को थोड़ा परेशान देखकर। पिताजी, यहाँ रासायनिक तत्वों की एक पूरी असली आवर्त सारणी है, राधिका ने जवाब दिया।
ये दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्या प्रोफेसर पीताम्बर अचानक उठ खड़े हुए। हालांकि वे रसायन विज्ञान नहीं पढ़ाते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर यह असली होता तो कितना भयानक होता। प्रोफेसर पीताम्बर को उठते देखकर अन्य लोग भी भीड़ लगाकर आ गए। क्या ये सिर्फ तत्वों की एक असली आवर्त सारणी नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। ये किस तरह का संग्रह था? यहाँ के कुछ तत्व पहले से ही 1 अरब प्रति ग्राम से ज्यादा में बिक सकते हैं, और आप उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास पैसा है। राधिका ने सूर्यकांत त्रिपाठी को सुधारा। यहाँ तक कि सबसे अमीर परिवार के पास भी यह नहीं होगा। एक पल के लिए राधिका के मन में चिराग की छवि भव्य और आकर्षक हो गई। चिराग सिर्फ अपनी दौलत का दिखावा करने वाला अमीर आदमी नहीं था, वह एक ठोस व्यक्ति था। अन्य अमीर लोग विलासिता के सामान या विभिन्न प्राचीन वस्तुएं और आभूषण एकत्र करते थे, लेकिन चिराग अलग था। उसने तत्वों की पूरी आवर्त सारणी एकत्र की थी। चिराग को उस महत्वपूर्ण बदलाव का पता नहीं था जो उसने राधिका के मन में किया था, न ही उसे पता था कि वह पहले से ही उसे एक ठोस व्यक्ति मानती थी। अगर उसे पता होता तो चिराग शायद विनम्रता से सिर हिलाता। वास्तव में वह एक विनम्र, परिष्कृत, नए युग का युवा था। क्या 1 अरब से ज्यादा? राधिका की व्याख्या सुनने के बाद सभी को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। क्या सच में इसकी कीमत 1 अरब से ज्यादा थी? मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि चिराग का विला 1 अरब से ज्यादा का होगा, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि चिराग के विला में एक भी चीज पहले से ही 1 अरब से ज्यादा की होगी। और वह सिर्फ एक चीज थी। ये सरासर विलासिता थी। क्या ये तुम्हारा विला है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने कांपते हाथों से पूछा। ये बहुत शानदार है। शानदार? चिराग ने हैरान होकर जवाब दिया। क्या साधारण विला ऐसे ही नहीं होते? अगर इसे शानदार माना जाता था तो उसका पूर्वी सागरदर्शन नंबर 1 विला सिर्फ शानदार नहीं था, वह एक महल था। इस पल सभी ने चिराग की प्रशंसा की, ये सोचते हुए कि वह सच में बेहद निर्दयी था। दूसरों को नहीं पता था, यह शायद उनका पहली बार किसी विला में जाना था, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी अलग था। शानदार नहीं माना जाता? क्या सभी विला ऐसे ही नहीं होते? ये 2 वाक्य सुनकर सूर्यकांत त्रिपाठी लगभग खून थूकने की हद तक उत्तेजित हो गया था। उसके घर में भी एक विला था, लेकिन वज्र नहीं, 1 अरब से ज्यादा का संग्रह तो दूर की बात है। सिर्फ चिराग का संग्रह ही उसके परिवार के 3 विला खरीद सकता था। भाई, विला सब एक जैसे नहीं होते। चिराग के अनजाने शब्दों से सूर्यकांत त्रिपाठी अवाक रह गया। अगर चिराग का घर एक साधारण विला था तो उनका क्या था? एक फूस की झोपड़ी। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और शेल्फ को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने 1 अरब से ज्यादा का संग्रह देखा था। उन्हें अच्छी तरह से देखना पड़ा। अगर वे चूक गए तो उन्हें इस जीवन काल में दूसरा मौका नहीं मिल सकता था। छोटे चिराग, क्या तुम हमें पिछवाड़ा दिखाने ले जा सकते हो? प्रोफेसर पीताम्बर पहले से ही अधीर थे, अन्य दुर्लभ पौधों को देखने के लिए उत्सुक थे। चिराग ने लापरवाही से 3 मिलियन का एक पौधा, अद्भुत ऑर्किड खोदा था। तो उसका पिछवाड़ा कैसा दिखता होगा? सभी और भी ज्यादा उत्सुकता से भरे थे। अध्याय 56। क्या कोई और चिराग के सामने दिखावा करना चाहता है? चिराग के पिछवाड़े में कदम रखते ही सबसे पहले नजर एक छोटे से पत्थर के बगीचे पर पड़ी। क्या यह एक उत्कृष्ट ताइहू पत्थर है? एक जानकार शिक्षक श्रीमान पीताम्बर ने आश्चर्य से कहा। ताइहू पत्थर चीन के 4 प्रसिद्ध पत्थरों में से एक। इतना बड़ा उत्कृष्ट ताइहू पत्थर, और इसे सिर्फ एक रॉकरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीमान पीताम्बर गहराई से प्रभावित हुए। एक अच्छी गुणवत्ता वाला ताइहू पत्थर तरबूज के आकार का, पहले से ही दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजार का होता है, जिसका उपयोग ज्यादातर घर पर सजावटी टुकड़ों के रूप में किया जाता है। फिर भी यहाँ इतना बड़ा उत्कृष्ट ताइहू पत्थर एक रॉकरी के रूप में स्थापित किया गया था। क्या यह एक ताइहू पत्थर है? श्रीमान पीताम्बर की बातें सुनकर भीड़ ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने कभी ताइहू पत्थर नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। दूसरे लोगों के घरों में इन विलासिता की वस्तुओं को खजाने की तरह माना जाता था, लेकिन चिराग के यहाँ ये सिर्फ एक रॉकरी है। यह उत्कृष्ट ताइहू पत्थर कम से कम 6 या 7 मिलियन का है। श्रीमान पीताम्बर आगे बढ़े, हर पौधे और प्राचीन पेड़ पर रुकते हुए। क्या ये बांसों में सबसे अच्छा ड्रैगन स्केल बांस है? इतना बड़ा क्षेत्र, और यहाँ एक 7 पत्ती का पेड़, चांदी का देवदार, बाइशनेजू देवदार और 1 सदी पुरानी VISTERIA है। पिछवाड़े में अनगिनत दुर्लभ प्राचीन पेड़ों और फूलों को देखकर श्रीमान पीताम्बर मंत्रमुग्ध हो गए।
यहाँ का प्रत्येक पेड़ या फूल अत्यंत मूल्यवान था, जिसकी कीमत लाखों में थी। कई साधारण परिवारों की वार्षिक आय यहाँ के एक पौधे के मूल्य की तुलना में भी कम थी। श्रीमान पीताम्बर का परिचय सुनने के बाद सभी के चेहरे पर सदमे के भाव थे। यहाँ तक कि सूर्यकांत त्रिपाठी भी अविश्वसनीय रूप से चकित था। चिराग द्वारा पहले झटका लगने के बाद वह असाधारण रूप से शांत हो गया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में श्रीमान पीताम्बर एक बिना खिले ऑर्किड के सामने रुक गए। श्रीमान पीताम्बर ऑर्किड को घूरते रहे, उसका निरीक्षण करते रहे, मानो कुछ सोच रहे हों। क्या ये हो सकता है? अपने पिता का व्यवहार देखकर और ऑर्किड को करीब से देखने पर राधिका उत्साहित हो गई। हाँ, यह एक सदी में एक बार खिलने वाला शुद्ध मुकुट ऑर्किड है। श्रीमान पीताम्बर ने अंततः निष्कर्ष निकाला। शुद्ध मुकुट ऑर्किड। ये सुनकर सभी अवाक रह गए, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि चिराग भी अपवाद नहीं था, क्योंकि यह ऑर्किड खिला नहीं था। चिराग ने श्रीमान पीताम्बर को देने के लिए खिलते हुए अद्भुत फीनिक्स ऑर्किड को चुना था। श्रीमान पीताम्बर, शुद्ध मुकुट ऑर्किड क्या होता है? किसी ने भ्रम में पूछा। एक ऑर्किड जिसमें कमल की पंखुड़ियां और सादा हृदय पत्ती जैसी घास होती है। दुनिया के सभी ऑर्किड में केवल शुद्ध मुकुट ऑर्किड ही तीनों को एकजुट करता है, जिससे यह ऑर्किड में सबसे अच्छा बनता है। दक्षिण पश्चिम में एक नीलामी में एक उच्च श्रेणी का शुद्ध मुकुट ऑर्किड 15 मिलियन की आसमान छूती कीमत पर बिका। श्रीमान पीताम्बर ने सावधानीपूर्वक समझाया। 15 मिलियन। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। एक ऑर्किड जिसकी कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है। यह अभी भी युवा है, सटीक कीमत निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये लगभग 10 मिलियन का है। श्रीमान पीताम्बर ने अनुमान लगाया। 10 मिलियन। एक पल के लिए किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। सदमा अब उनकी भावनाओं का वर्णन नहीं कर रहा था, केवल आश्चर्य ही उपयुक्त लग रहा था। 10 मिलियन, ये भयानक था। ऐसा लगता है कि इस विला का पिछला मालिक भी ऑर्किड का शौकीन था। श्रीमान पीताम्बर की व्याख्या सुनने के बाद चिराग को ह्यूएटन गार्डन विला की एक नई समझ मिली। उसने पहले इस विला के मूल्य को कम आंका था। पिछवाड़े में इन विदेशी फूलों और पौधों के बिना यह विला ह्यूएटन गार्डन के अन्य विला से अलग नहीं होता, लेकिन इन अनमोल पौधों के साथ इसका समग्र मूल्य बढ़ गया। इतने सारे दुर्लभ फूलों के खजाने को इकट्ठा करना एक ऐसा कार्य था जिसमें काफी प्रयास और खर्च की आवश्यकता थी। चिराग यान लुओशुई के घर गया था। हालांकि उसके घर में भी एक पिछवाड़ा था, लेकिन उसमें इतने सारे फूल और पौधे नहीं थे। चिराग ने अनुमान लगाया कि ये दुर्लभ पौधे विला के पूर्व मालिक द्वारा छोड़े गए थे। इन कीमती पौधों के साथ उसका नंबर 6 विला शायद ह्यूएटन गार्डन में सबसे महंगा था। इस प्रकार चिराग को एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे नंबर 6 विला क्यों दिया था, ये सबसे महंगा निकला। सिस्टम सच में उसके प्रति बहुत अच्छा था। सिस्टम कमाल का था। चिराग मदद नहीं कर सका और सिस्टम की प्रशंसा की। शुद्ध मुकुट ऑर्किड को देखकर श्रीमान पीताम्बर और राधिका गहराई से आकर्षित हुए, जबकि शिक्षक की पत्नी चिराग के विला से मोहित हो गईं। चिराग, मेरे और मेरे पिता का एक छोटा सा अनुरोध है, क्या आप सहमत होंगे? इस पल राधिका ने अचानक घबराते हुए पूछा। इतना औपचारिक क्यों? बस कहो। क्या हम अक्सर इस शुद्ध मुकुट ऑर्किड को देखने आ सकते हैं? राधिका ने घबराते हुए पूछा। डर था कि चिराग मना कर देगा। ये छोटी सी बात है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। चिराग ने सिर हिलाया। धन्यवाद। चिराग के आश्चर्य के लिए ये सुनकर कि उसने मना नहीं किया, राधिका इतनी उत्साहित हो गई कि उसने उसे गले लगा लिया। माफ करना, माफ करना। अगले ही पल यह महसूस करते हुए कि वह बहुत उत्साहित थी और अभद्र हो गई थी, राधिका ने जल्दी से चिराग को छोड़ा और माफी मांगी। अपने पिता से प्रभावित होकर राधिका को भी ऑर्किड बहुत पसंद थे। सभी ऑर्किड में उसे पौराणिक शुद्ध मुकुट ऑर्किड से विशेष लगाव था, लेकिन ये देखने के लिए बहुत दुर्लभ था। अप्रत्याशित रूप से उसने आज इसे चिराग के यहाँ देखा। हाल के वर्षों में राधिका के लिए यह निश्चित रूप से सबसे रोमांचक क्षण था। बस अफसोस की बात है कि यह अभी तक खिला नहीं था। इसलिए राधिका ने साहपूर्वक चिराग से पूछा, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए ऐसा अनुरोध करना सही नहीं था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चिराग ने मना नहीं किया। उस पल राधिका के दिल में चिराग की छवि और भी भव्य हो गई। वह न केवल गहन था बल्कि दयालु और मिलनसार भी था। अगर श्रीमान पीताम्बर को पसंद है। चिराग ने बस बोलना शुरू ही किया था, लेकिन श्रीमान पीताम्बर ने जल्दी से मना कर दिया। चिराग का 3 मिलियन का अद्भुत फीनिक्स ऑर्किड स्वीकार करने से श्रीमान पीताम्बर पहले से ही बहुत असहज महसूस कर रहे थे।
अब ये 10 मिलियन का शुद्ध मुकुट ऑर्किड, वह इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में सभी ने एक साथ भोजन किया और फिर सभी चले गए। समय उड़ गया और कुछ दिनों बाद मोटे वाले के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिलने का दिन था। मोटे वाले ने चिराग को फोन किया, ये कहते हुए कि उसके पिता ने चिराग को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने पर जोर दिया और आभार व्यक्त करने के लिए मिलना चाहते थे। चिराग ने मना कर दिया। मोटा उसका भाई था और मोटे का पिता उसके लिए एक बड़े की तरह था। वह कैसे एक बड़े को धन्यवाद देने के लिए आने दे सकता था। इसलिए चिराग ने कहा कि वह उस दिन मिलेगा जब अंकल हनुमान को छुट्टी मिलेगी, जो कि आज था। व्यायाम करने के लिए चिराग ने रात में सवारी करने का फैसला किया। अभी भी बहुत गरीब गराज पर नजर डालते हुए चिराग ने आह भरी। उन अमीर लोगों के गराज लग्जरी कारों से भरे थे, जबकि उसके विशाल गराज में केवल 2 कारें थीं। सबसे अमीर बनने का रास्ता असाधारण रूप से कठिन है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मैं दृढ़ रहूंगा। अमीर बनना अभी तक सफल नहीं हुआ है। साथियों को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सिस्टम के साथ उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। चिराग यूएटन गार्डन से निकला और अस्पताल की ओर सवारी की। जब चिराग अस्पताल पहुंचा तो हनुमान परिवार के पिता और पुत्र के अलावा एक युवा जोड़ा भी था। युवती ने जब चिराग को देखा तो वह अपनी आंखें उस पर से नहीं हटा सकी। कितना सुंदर, क्या यह दिव्य रूप है। एक पल के लिए उसे इतनी जल्दी प्रेमी खोजने का पछतावा हुआ। उसके बगल में युवक ने अपनी प्रेमिका की नजरें चिराग पर देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत चिराग के प्रति शत्रुता महसूस की। नहीं, उसे इस लड़के को उसकी जगह दिखानी होगी और अपनी नई प्रेमिका को दिखाना होगा कि वास्तव में सबसे मजबूत कौन है। जल्दी ही युवक के मन में एक भव्य दिखावटी योजना बन गई। अध्याय 57। कोई नौकरी नहीं, बस एक खदान का मालिक है। अरे पुराने चिराग, तुम यहाँ हो। चिराग को देखकर मोटा लड़का उसके पास आया। तो तुम चिराग हो। मोटे लड़के के पिता एक ईमानदार किसान थे और चिराग को देखकर वे तुरंत खड़े हो गए। कोमा से जागने और यह जानने के बाद कि चिराग ने उसकी सर्जरी के लिए भुगतान किया जिसने उसकी जान बचाई, वह बेहद आभारी थे। धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने कहा, अंकल हनुमान चिराग को प्रणाम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चिराग ने उन्हें जल्दी से रोक दिया। अंकल, मोटा और मैं भाई हैं और आप मेरे लिए एक बड़े की तरह हैं। जब कोई बड़ा बीमार पड़ता है तो छोटे का मदद करना सही है। चिराग ने जल्दी से अंकल हनुमान को बैठने में मदद की और समझाया। ये केवल कुछ लाख था, बड़ी रकम नहीं, इसलिए चिराग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवान का आपके जैसा भाई होना एक आशीर्वाद है, अंकल हनुमान ने कहा। वैसे इसे ले लो। इतना कहकर अंकल हनुमान ने चिराग को एक लिफाफा सौंप दिया। उसे प्राप्त करते हुए चिराग ने लिफाफा खोला और पाया कि यह एक आयव्यू था। यह अंकल हनुमान द्वारा चिराग को लिखा गया था। अंकल हनुमान के लिए 50,000 बहुत थे और वे इसे चुकाए बिना नहीं रह सकते थे। चिराग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अंकल हनुमान ने जोर दिया, इसलिए चिराग को इसे लेना पड़ा। वह बाद में आयु को सीधे मोटे लड़के या हनुमान की बड़ी बहन को देने का अवसर खोजेगा। ओह, मैं परिचय कराना भूल गया। मोटे लड़के ने अपना माथा पीटा और जल्दी से कहा, यह मेरी चचेरी बहन जोया है और यह उसका प्रेमी युवान है। उनके बगल का युवा जोड़ा मोटे लड़के की चचेरी बहन और उसका प्रेमी निकला। जोया भी प्रयागराज में काम करती थी और आज अपने प्रेमी के साथ वह विशेष रूप से आई थी क्योंकि मोटे लड़के के पिता को छुट्टी मिल रही थी। नमस्ते। युवान चिराग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी दिखावा योजना शुरू होने वाली थी। अगर उसने शुरुआत नहीं की तो उसे डर था कि उसकी छवि जल्द ही धूमिल हो जाएगी। मोटा लड़का अपने पिता को पैक करने और जाने के लिए तैयार करने में मदद कर रहा था। चिराग जोया और युवान के साथ वहां खड़ा था। तो छोटे चिराग, तुम अब क्या काम करते हो? युवान ने पूछा। मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं। मैं समझ गया, युवान ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम युवान से मदद ले सकते हो। वह अब एक सूचीबद्ध कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधक है। जोया ने चिराग को सुझाव दिया। ठीक है, यह थोड़ा मुश्किल है। हमारी कंपनी को कम से कम प्रतिष्ठित 985 या 211 विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए छोटे चिराग के लिए यह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। युवान ने परेशान महसूस करते हुए कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूं और छोटे चिराग को अंदर लाने का अवसर ढूंढ सकता हूं, यह बहुत आसान होगा। युवान ने एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार किया। कोई दिलचस्पी नहीं है?
चिराग ने शांति से जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है। चिराग की प्रतिक्रिया सुनकर जोया और युवान को कुछ हद तक अजीब लगा। युवा आदमी, तुम्हें हमेशा अपने बड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक मेरी तरह। हालांकि मेरा वार्षिक वेतन केवल 800,000 है, फिर भी मैं कड़ी मेहनत करता हूं और अगले साल इसके 1 मिलियन तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युवान ने विनम्र रूप धारण किया। हालांकि उसका वास्तविक वार्षिक वेतन केवल 400,000 था, लेकिन दिखावा करने के लिए उसे स्पष्ट रूप से थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताना पड़ा। 800,000 का वार्षिक वेतन, अगले साल 1 मिलियन। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग युवान को सदमे में देखने लगे, जिसमें जोया भी शामिल थी। भले ही वह जानती थी कि उसका नया प्रेमी एक सूचीबद्ध कंपनी में प्रबंधक है, लेकिन उसे उसका सटीक वार्षिक वेतन नहीं पता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना होगा। 800,000। मोटा लड़का और अंकल हनुमान भी ये सुनकर अवाक रह गए। ये कमाल है, हम 10 वर्षों में इतना नहीं कमा सकते थे। अंकल हनुमान ने ईर्ष्या से आह भरी। लोगों के हैरान चेहरे देखकर युवान अविश्वसनीय रूप से गर्वित था। ये ठीक वही प्रभाव था जो वह चाहता था। दिखावा करने के मामले में वह अभी भी एक पेशेवर था। केवल चिराग ही वहां शांत खड़ा रहा, जिससे युवान थोड़ा परेशान हो गया। उसने फिर से बात की, चिराग को निर्देश देता हुआ, छोटे चिराग, तुम्हें वास्तव में एक निश्चित आय वाली स्थिर नौकरी खोजने के बारे में सोचना चाहिए। खट खट खट। इससे पहले कि युवान समाप्त कर पाता, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अंदर आओ। मोटे लड़के ने दरवाजा खोला और सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अंदर चला आया। श्री चिराग, आखिरकार मुझे आप मिल गए। मैं पहले आपके विला गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। आपके पड़ोसी से पूछने के बाद मुझे पता चला कि आप अस्पताल में हैं। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा। और आप हैं? चिराग ने उसे नहीं पहचाना। ओह, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं स्टार माइनिंग में प्रबंधक हूं। हमारे बॉस हनुमान के निर्देशों का पालन करते हुए मैं आपके लिए शेयर हस्तांतरण दस्तावेज लाया हूं। आज से स्टार माइनिंग के 5% शेयर आपके हैं। ये कहते हुए मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने शेयर हस्तांतरण दस्तावेज चिराग को सौंप दिया। ये सुनकर चिराग को याद आया, एक बार एक कोयला मालिक था जो उसका पूर्वी सागर दर्शन नंबर 1 विला खरीदना चाहता था, लेकिन चिराग सहमत नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे धमकी दी। लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल के बाद कोयला मालिक पीछे हट गया। अपनी माफी व्यक्त करने के लिए कोयला मालिक के वरिष्ठ ने चिराग को एक कोयला खदान के 5% शेयर दिए। माफ कीजिए श्री चिराग, खनन शेयरों के हस्तांतरण के लिए प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जो काफी जटिल है। उम्मीद है आप समझेंगे। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। कोई चिंता नहीं। चिराग द्वारा शेयर हस्तांतरण दस्तावेज स्वीकार करने के बाद मध्यम आयु वर्ग का आदमी अंततः चला गया। कमरे में सभी चिराग को देखते हुए अवाक रह गए। एक विला, एक कोयला खदान का 5%। चिराग वास्तव में एक खदान का मालिक था और एक विला में रहता था। उसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन, अगर ज्यादा नहीं तो होनी चाहिए। एक पल के लिए युवान को लगा कि उसका चेहरा गर्मी से लाल हो गया है। वह एक व्यक्ति जिसका वार्षिक वेतन केवल सैकड़ों हजार है, वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना चाहता था जिसकी कीमत 10 मिलियन है। वाह! चिराग को देखते हुए जोया की आंखें चमक उठी। न केवल वह सुंदर था, बल्कि वह अमीर भी था। ओह माय गॉड, क्या ये परम लंबा, अमीर और सुंदर लड़का था। एक पल के लिए जोया ने ब्रेकअप करने और चिराग का पीछा करने पर विचार किया, चाहे कुछ भी हो जाए। लगभग दोपहर हो गई है, चलो कुछ खाते हैं, मैंने पहले से ही व्यवस्था कर ली है। युवान ने सुझाव दिया। खाने के बाद हम अंकल हनुमान को विदा करेंगे। युवान की कार में बैठकर समूह रेस्तरां की ओर चल पड़ा। अंत में वे स्नो शैडो के सामने रुक गए। मैं ये बताना भूल गया, मैं स्नो शैडो कैटरिंग ग्रुप का मानव संसाधन प्रबंधक हूं और स्नो शैडो हमारे समूह के अंतर्गत आता है। कार में युवान ने कहा, मैंने यहाँ एक निजी कमरा बुक किया है, सभी शर्माओ मत। स्नो शैडो में निजी कमरों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक सितारा सबसे कम था। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट सत्यापित करने वाला था, अचानक एक आवाज आए, बस एक 3 सितारा निजी कमरा खोलें। एक मोटा आदमी बाहर आया और वह स्नो शैडो के उप प्रबंधक झाओ के अलावा कोई और नहीं था। प्रबंधक झाओ को देखकर युवान अवाक रह गया। क्या प्रबंधक झाओ वास्तव में उसे इतना सम्मान दे रहे थे, सीधे 1 सितारा से 3 सितारा में अपग्रेड कर रहे थे।
एक पल के लिए युवान को लगा जैसे वह तैर रहा हो। वह वास्तव में प्रभावशाली था। अध्याय 58 निर्देशक चिराग का काम का मार्गदर्शन करने के लिए स्वागत है। युआन फेंग्यू के बोलने से पहले ही अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कहा, निर्देशक चिराग, आपका स्वागत है कि आप हिमालय कैपिटल में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हम वास्तव में सम्मानित हैं। निर्देशक चिराग। युआन फेंग्यू हैरान था। ये निर्देशक चिराग कौन है? उसने इसके बारे में कैसे नहीं सुना था? अचानक उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। अध्यक्ष रमेश वर्मा की नजर का पीछा करते हुए अगले ही पल युआन फेंग्यू का शरीर जम गया। चिराग? क्या चिराग ही निर्देशक चिराग थे? असंभव। अध्यक्ष रमेश वर्मा, निर्देशक चिराग कहाँ है? युआन फेंग्यू ने घबराते हुए पूछा, उस जवाब से डरते हुए जो वह सबसे कम सुनना चाहता था। निर्देशक चिराग का मतलब है श्री चिराग, अध्यक्ष रमेश वर्मा ने जवाब दिया। तुरंत युआन फेंग्यू भौंचक्का रह गया। ये सच था, अविश्वसनीय रूप से सच। चिराग ही निर्देशक चिराग थे। ये कैसे हो सकता है? वाह! चिराग के बगल में श्वेता ने सदमे में कहा। अपना मुंह ढकते हुए श्वेता ने अविश्वास का भाव दिखाया। चिराग वास्तव में जुनून समूह के मालिक थे, जो अरबों का उद्यम था। हे भगवान! इतने युवा, केवल लगभग 20 साल के, और मुख्य बात यह थी कि वह बहुत सुंदर थे। वह एक पल के लिए पूरी तरह से मोहित हो गई थी। उसे युआन फेंग्यू, इस बेकार आदमी के साथ संबंध तोड़ना होगा, उसे इसे खत्म करना होगा। दुर्भाग्य से युआन फेंग्यू को श्वेता के विचारों का पता नहीं था, अन्यथा वह रो पड़ता। शुरुआत में वह दिखाना चाहता था, श्वेता को ये पहचान दिलाना चाहता था कि सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति कौन है। श्वेता ने वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से देखा। युआन फेंग्यू सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति थे। अंकल हनुमान और मोटा लड़का भी चिराग को सदमे से देख रहे थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि चिराग एक दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चिराग पहली पीढ़ी के अमीर थे। ये और भी भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरा भाई है, वास्तव में बहुत बढ़िया। मोटे लड़के के दिल में गर्व की भावना उमड़ पड़ी। और साथ ही छोटे युआन, चूंकि निर्देशक चिराग यहाँ है, इसलिए मुझे अध्यक्ष रमेश वर्मा के रूप में संबोधित न करें। मुझे सिर्फ रमेश वर्मा कहें, अन्यथा ये निर्देशक चिराग के प्रति अपमानजनक होगा। रमेश वर्मा ने युआन फेंग्यू से सख्ती से कहा। खांसी खांसी। ये सुनकर युआन फेंग्यू और भी अभिभूत महसूस हुआ। रमेश वर्मा ने ये कहकर संकेत दिया कि चिराग कंपनी में कम से कम शीर्ष 3 शेयरधारकों में से एक थे, वही या तो दूसरे या तीसरे थे। ये कैसे हो सकता है? धन्यवाद अध्यक्ष रमेश वर्मा। चिराग ने अपना आभार व्यक्त किया। आप बहुत दयालु हैं। अंत में अध्यक्ष रमेश वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से चिराग को 3 सितारा निजी कमरे में पहुंचाया। जाने के बाद अध्यक्ष रमेश वर्मा कार्यालय लौट आए और जुनून समूह के अध्यक्ष कैलाश जोन को फोन किया। क्या वह रहस्यमय चिराग प्रकट हुआ? रमेश वर्मा के शब्दों पर कैलाश जोन ने आश्चर्य से कहा। जब से यह रहस्यमय चिराग उनके समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बना, कैलाश जोन ने चिराग की जांच शुरू कर दी। आखिरकार चिराग के 15% शेयरों ने पहले से ही अध्यक्ष के रूप में उनकी स्थिति को थोड़ा खतरे में डाल दिया था। लेकिन लंबे समय तक जांच करने के बाद उसे एक तस्वीर के अलावा कुछ नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से आज ये रहस्यमय श्री चिराग हिमालय कैपिटल में आए। ठीक है, आप जाकर श्री चिराग को बताएं, कृपया कल दोपहर 2 बजे हमारे साथ बातचीत करने के लिए समूह में आए। चूंकि चिराग प्रकट हुए, इसलिए उन्हें उनसे मिलना पड़ा। अब जब चिराग भोजन कर रहे थे, तो अब जाना अनौपचारिक और अनुचित लगता। समझे? रमेश वर्मा ने सिर हिलाया। फोन काटने के बाद कैलाश जोन गहरी सोच में डूब गए। प्रबंधक राय, उपाध्यक्ष कैलाश और अन्य लोगों को यहां बुलाओ। 1 मिनट बाद कैलाश जोन ने अपने सचिव से कहा। ये लोग कैलाश जोन के विश्वासपात्र थे और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उन्होंने चिराग के साथ कल की बैठक के विवरण पर चर्चा करने का फैसला किया। चिराग, इस रहस्यमय दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? अल्पविराम। कल 2 बजे निजी कमरे में। रमेश वर्मा के शब्द सुनने पर चिराग ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, जुनून समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उन्हें वास्तव में कंपनी का दौरा करने की आवश्यकता थी। धन्यवाद अध्यक्ष चिराग। ये कहकर रमेश वर्मा चले गए। भोजन की मेज पर युआन फेंग्यू सतर्क थे और एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। चिराग के साथ भोजन करते समय डर से कांपते हुए युआन फेंग्यू उन्हें वापस अस्पताल ले गए। क्योंकि अंकल हनुमान के पास बहुत सारा सामान था जो अभी भी अस्पताल में था, इसलिए वे इसे पहले नहीं लाए थे।
सामान उठाने के बाद युआन फेंगयू उन्हें ट्रेन स्टेशन पहुंचाने के लिए तैयार थे। अंकल हनुमान, मैं पहले निकल जाऊंगा, अलविदा। चिराग ने जाने की योजना नहीं बनाई और अंकल हनुमान और अन्य लोगों को जल्दी से अलविदा कह दिया, इससे पहले कि वह चले जाएं। मोटे लड़के की चचेरी बहन बहुत उत्साही थी, लगभग उससे चिपकी हुई थी। वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बाहर के लड़कों को अपना ख्याल रखना चाहिए, खासकर वे जो सुंदर हैं, विस्फोट के बिंदु तक सुंदर। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, चिराग ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह साइकिल से यूएटन गार्डन की ओर जा रहा था। अगले दिन दोपहर का भोजन करने के बाद चिराग लिविंग रूम में गया। यह क्या है? अचानक चिराग ने सोफे के कोने में एक छोटा सा महिलाओं का हैंडबैग देखा। ये किसका है? जिज्ञासु होकर चिराग ने इसे खोला, जिसमें उसे एक आईडी कार्ड, कई बैंक कार्ड और कुछ सौंदर्य प्रसाधन मिले। राधिका। आईडी कार्ड उठाते हुए चिराग ने पाया कि यह राधिका का था, उसकी शिक्षिका की बेटी, वह कोमल और सुंदर महिला। चिराग को याद आया, कल शाम राधिका उसके घर आई थी और उसने उस शुद्ध क्राउन ऑर्किड को फिर से देखा था। शायद वह इसे कल पीछे छोड़ गई थी। चिराग ने राधिका को फोन किया। मैं कल भूल गई। मैंने आज आपके यहाँ से इसे लेने की योजना बनाई थी, राधिका ने समझाया। डिंग। इस समय सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम कार्य जारी। यूनफेन बिल्डिंग के भीतर किसी भी कंपनी का अधिग्रहण करें। कार्य समय 12 घंटे। कार्य पूरा करें और यूनफेन बिल्डिंग का स्वामित्व प्राप्त करें। ये देखकर चिराग हैरान था। यूनफेन बिल्डिंग, क्या सिस्टम से मिलने वाला इनाम इतना उदार था? यूनफेन बिल्डिंग प्रयागराज के वित्तीय केंद्र में एक प्रीमियम कार्यालय भवन था, जो प्रयागराज के सबसे महंगे रियल एस्टेट क्षेत्रों में से एक था, जिसकी कीमतें 80,000-90,000 प्रति वर्ग मीटर तक पहुंचती थीं और कुछ क्षेत्र 110,000 to 120,000 पर भी थे। यूनफेन बिल्डिंग में कुल 18 मंजिलें थीं, जिन्हें विभिन्न छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों ने कार्यालय उपयोग के लिए किराए पर लिया था। यूनफेन बिल्डिंग की एक मंजिल लगभग 1,000 वर्ग मीटर थी। यदि 100,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से गणना की जाए, तो प्रत्येक मंजिल की कीमत 100 मिलियन से अधिक थी। यूनफेन बिल्डिंग में 18 मंजिलों का कुल मूल्य कम से कम 2 बिलियन था। इस बार सिस्टम का इनाम वास्तव में 2 बिलियन था। भयानक। वैसे आप कहाँ काम करते हैं? सिस्टम कार्य सुनने के बाद चिराग ने राधिका से पूछा। यूनफेन बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर जिलिन डिजाइन कंपनी में, राधिका ने जवाब दिया। आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका हैंडबैग आपको पहुंचा दूंगा और यूनफेन बिल्डिंग में कुछ मामूली मामलों को संभाल लूंगा। धन्यवाद। ये सुनकर राधिका ने मना नहीं किया। फोन काटने के बाद चिराग धीरे से बड़बड़ाया। यूनफेन बिल्डिंग के भीतर किसी भी कंपनी का अधिग्रहण करें। चूंकि यह कोई भी कंपनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यूनफेन बिल्डिंग में सबसे सस्ती छोटी कंपनी ढूंढना चाहता था। जांच करने के बाद यूनफेन बिल्डिंग की सभी कंपनियों में से राधिका जहां काम करती थी, वह जिलिन डिजाइन कंपनी सबसे सस्ती थी, जिसकी कीमत लगभग 30 मिलियन थी। जिलिन डिजाइन कंपनी का अधिग्रहण करने में मेरी मदद करें। चिराग ने अपनी सचिव मोहिनी को फोन किया, उससे जिलिन डिजाइन कंपनी का अधिग्रहण करने में मदद करने के लिए जुनून समूह के कनेक्शन का उपयोग करने के लिए कहा। ठीक है, अध्यक्ष चिराग। हालांकि बेहद उत्सुक, मोहिनी ने अधिक सवाल नहीं पूछे। चिराग का आदेश मिलने पर मोहिनी ने दोपहर के भोजन की छुट्टी की भी परवाह नहीं की और तुरंत काम पर लग गई। इस बीच चिराग ने राधिका का हैंडबैग उठाया और यूनफेन बिल्डिंग की ओर चल दिया। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहेंगे? अध्याय 59। मैं एक पार्सल देने आया था और संयोग से एक कंपनी खरीद ली। यूनफेन बिल्डिंग 8वीं मंजिल, जिलिन कंपनी का स्वागत कक्ष। 2 सुंदर लड़कियां सिर झुकाए आपस में बातें कर रही थीं। पैरों की आहट सुनाई दी। एक लड़की ने स्वाभाविक रूप से कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, वह तुरंत हक्की बक्की रह गई। चिराग को देखकर रिसेप्शनिस्ट मंत्रमुग्ध हो गई, उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। कितना सुंदर! क्या हुआ? दूसरी लड़की ने अपनी सहकर्मी में असामान्यता देखकर ऊपर देखा। वाह! इस लड़की ने चिराग को देखते ही मुंह पर हाथ रखकर अविश्वसनीय रूप से चीख उठी। क्या वह कोई स्टार था? वह इतना सुंदर कैसे हो सकता था? नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि राधिका किस विभाग में है? चिराग ने दोनों रिसेप्शनिस्टों को देखकर मुस्कुराया। उसने मुझसे बात की। एक पल के लिए दोनों लड़कियां इतनी उत्साहित थीं कि वे उछलने ही वाली थीं। आज उन्होंने सोचा, भाग्य की देवी उन पर जरूर मुस्कुराई होंगी।
चिराग के देवतुल्य चेहरे को देखकर वे जवाब देना भूल गईं। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न देखकर चिराग ने बेस्पोमोसनो सिर हिलाया और सीधे जिलिन कंपनी में चला गया। कितनी अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत लड़कियां और सुनने में परेशानी, ओह! चिराग ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, उनके लिए दुख महसूस करते हुए। जिलिन कंपनी में घूमते हुए चिराग ने एक और लड़की को देखा और फिर पूछा, नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि राधिका कहाँ है? धड़ाम! चिराग को देखते ही ये लड़की कांप उठी, उसके हाथ से दस्तावेज गिर गए। कितना सुंदर, कितना सुंदर! एक और उथला इंसान। चिराग बेस्पोमोसनो बड़बड़ाया। एक और व्यक्ति उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है, उसने निराशा के साथ सोचा। कब कोई ऐसा होगा जो उसकी आंतरिक सुंदरता की सराहना करेगा? आखिरकार जब चिराग ने तीसरी लड़की से पूछा तो उसने उत्साह से जवाब दिया, वह डिजाइन विभाग में है। कांपते हुए जवाब देते हुए लड़की ने चिराग को सही दिशा बताई। धन्यवाद। चिराग ने लड़की की ओर थोड़ा सिर हिलाया और डिजाइन विभाग की ओर चल दिया। माँ, मुझे प्यार हो गया। चिराग की पीठ को देखते हुए लड़की मदद नहीं कर सकी और बड़बड़ाई, उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। जल्द ही जिलिन कंपनी के सभी वीचेट समूहों में एक बड़ी घोषणा दिखाई दी। कंपनी में एक सुपर हैंडसम लड़का आया है। साथ ही चिराग के परफेक्ट साइड प्रोफाइल की एक तस्वीर भी अटैच थी। हे भगवान, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वह मेरा राजकुमार है। वह कहाँ है? मैं कबूल करना चाहती हूँ। मुझे भी गिन लो। तुरंत जिलिन कंपनी की सभी लड़कियां रोमांचित हो गईं। कंपनी में पहले से ही कई लड़कियां और कुछ लड़के थे और अब इतना आकर्षक लड़का आ गया जिससे सभी लड़कियां पागल हो गईं। अनगिनत लड़कियां अपनी डेस्क छोड़कर इधर उधर खोजने लगीं। मैंने उसे देखा, वह उधर है। आखिरकार उन्हें चिराग की झलक दिखाई दी। इस समय चिराग डिजाइन विभाग में पहुंचा, लेकिन उसे राधिका नहीं दिखी। राधिका कुछ दस्तावेजों के साथ जनरल मैनेजर के ऑफिस गई हैं। दूसरी लड़की आखिरकार होश में आए और चिराग पर चिल्लाई, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही चिराग लड़की के पीछे पीछे जनरल मैनेजर के ऑफिस की ओर चल दिया। चिराग के पीछे अनगिनत लड़कियां अपने फोन से तस्वीरें खींचती हुई चली आ रही थीं, जिससे किसी सेलिब्रिटी के आने से भी ज्यादा अराजक दृश्य बन गया था। इतनी सारी लड़कियों की प्रशंसा भरी नजरों से बेपरवाह चिराग शांत रहा। वह क्या कर सकता था? इतना सुंदर जो था, उसने बचपन से ही ऐसी अनगिनत नजरों का सामना किया था और वह इसका आदी हो चुका था। तुमने यहाँ क्या किया है? ये कैसा काम है? इसे दोबारा करो और अगर यह ठीक नहीं हुआ तो आज रात यही रहना। शिफ्ट खत्म होने से पहले इसे पूरा करो। जैसे ही वे जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंचने वाले थे, एक तीखी फटकारने वाली आवाज गूंजी। अगले ही पल एक बेहद दुखी राधिका बाहर आई। चिराग को देखकर राधिका हक्की बक्की रह गईं। शायद बाहर की आवाज सुनकर जनरल मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला मोतियों की माला पहने और कठोर चेहरे के साथ बाहर निकली। चिराग के चारों ओर सभी को देखकर मध्यम आयु वर्ग की महिला का चेहरा काला पड़ गया। तुम सब क्या कर रहे हो? ये काम का समय है। किसने कहा कि तुम अपनी जगह छोड़ सकते हो? इस महीने सभी का बोनस रद्द कर दिया जाता है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने डांटा। ये सुनकर अनगिनत लड़कियां हक्की बक्की रह गईं, आंसू आने ही वाले थे अपने बोनस के बारे में सोचकर। और तुम कौन हो? हमारी कंपनी बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करती। यहाँ दोबारा मत आना। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने चिराग को कठोरता से फटकारा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने आगे कहा। मैं कुछ देने आया था और वैसे कंपनी खरीदने। चिराग ने लापरवाही से जवाब दिया। उसके शब्दों ने तुरंत सभी को चुप करा दिया। मैं कुछ देने आया था और वैसे कंपनी खरीदने। चिराग के शब्दों से सभी हक्के बक्के रह गए। कंपनी खरीदना? कौन सी कंपनी? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपनी तीखी व्यंग्य भरी बातों को जारी रखा। तुम्हारे जैसे लोग एक कंपनी खरीदना, क्या तुम इसके लायक भी हो? हाँ हाँ। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपना आखिरी शब्द खत्म किया, एक सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पास आया। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित वायलेट एफ्लेक का परिवर्तन देखना आश्चर्यजनक रहा है। ये डॉजबॉल अभिनेत्री वास्तविक जीवन में एक पूर्ण सुंदरी है। श्री चिराग को देखकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चौंक गया और तुरंत विनम्रता से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह जिलिन कंपनी का अध्यक्ष था।
अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आपकी सचिव जल्द ही आपको सौंप देंगी। चारों ओर देखते हुए सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बोला। चूंकि सभी यहाँ हैं, मैं कुछ घोषणा करूंगा। आज से चिराग, श्री चिराग, जिलिन कंपनी के नए अध्यक्ष हैं। श्री चिराग ने मुझसे कंपनी खरीद ली है। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। सच में उस सुंदर लड़के की बातें सच थीं। उसने सच में एक सनक में एक कंपनी खरीद ली और यह कोई भी कंपनी नहीं थी, यह उनकी कंपनी थी। हे भगवान, ये सुंदर लड़का भयानक था। चिराग को देखकर सभी लड़कियों ने पल भर के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द खो दिए। आश्चर्य या हैरानी का कोई भी भाव उपयुक्त नहीं लग रहा था। केवल एक प्राचीन शब्द उपयुक्त लग रहा था, वाह। यह एक सपने जैसा लग रहा था। राधिका भी उतनी ही हैरान थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। चिराग ने जिलिन कंपनी क्यों खरीदी? क्या यह उसके लिए हो सकता है? इस विचार से राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने चोरी से चिराग की ओर देखा। ठीक है, जिलिन कंपनी अब आपकी है श्री चिराग, मैं जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना सामान समेटकर चला गया। वह देवतुल्य सुंदर लड़का उनका बॉस बन गया। एक पल में सभी लड़कियां पागल हो गईं। आप कमाल के हैं, हैंडसम। नहीं, अब हमें आपको बॉस कहना चाहिए। बॉस, आप बहुत हैंडसम हैं। बॉस, मैं आपसे प्यार करती हूँ। सभी लड़कियां पागल हो गईं, अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस कर रही थी, जैसे स्वर्ग उन पर मेहरबान हो रहा हो। उन्हें इतना सुंदर बॉस मिला, यह एक सपने जैसा था। मौके पर केवल वह कठोर मध्यम आयु वर्ग की महिला चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में शांति नहीं थी, बल्कि सदमा था जिसने उसे डर से जमा दिया था। बैग राधिका को सौंपते हुए चिराग ने धीरे धीरे मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर देखा। अध्याय 60। माफ करना, मुझे देर हो गई क्योंकि मैंने अभी अभी एक इमारत खरीदी है। कंपनी खरीदना? कौन सी कंपनी? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग एक कंपनी खरीद रहे हैं, क्या तुम इसके लायक भी हो? पहले कहे हुए उसके शब्द मध्यम आयु वर्ग की महिला के दिमाग में कौंध गए। इस बच्चे ने सच में एक कंपनी खरीदी और वह उनकी कंपनी है। अभी अभी अध्यक्ष के शब्द सुनकर तीखी जबान वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला चौंक गई। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बच्चा मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। वह इतनी आसानी से एक कंपनी कैसे खरीद सकता था? जब मध्यम आयु वर्ग की महिला हक्की बक्की थी तो उसने पाया कि चिराग उसे धीरे धीरे देख रहा है। अचानक वह बेहद घबरा गई। श्री चिराग, पहले मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? तीखी जबान वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहाँ क्या खड़ी हो? क्या तुम जल्दी वापस नहीं जा रही हो? चिराग बोला, हम। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, धन्यवाद श्री चिराग, मैं तुरंत काम पर वापस जाती हूँ। बोलने के बाद मध्यम आयु वर्ग की महिला जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन चिराग ने उसे रोक दिया। शायद तुम मेरे शब्दों को नहीं समझी। मेरा मतलब था कि तुम जल्दी वापस जाओ और अपना सामान पैक करो। तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। चिराग ने समझाया। नहीं। मध्यम आयु वर्ग की महिला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गई। उसे बहुत पछतावा हुआ। अंततः सभी की निगरानी में मध्यम आयु वर्ग की महिला अपना सामान लेकर अपमानजनक तरीके से कंपनी से चली गई। ओह, वह बूढ़ी चुड़ैल आखिरकार चली गई। हमारे अच्छे दिन आ गए। विज्ञापन पब फ्यूचर द्वारा। तीखी जबान वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला को जाते देखकर सभी लड़कियां उत्साह से चिल्लाईं, बेहद रोमांचित। कंपनी में मध्यम आयु वर्ग की महिला अपनी तीखी जबान और निर्दयी स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन अपनी पद की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका विरोध करे। अप्रत्याशित रूप से आज वह बूढ़ी चुड़ैल आखिरकार चली गई। एक पल के लिए चिराग ने वहां मौजूद सभी लड़कियों का हार्दिक समर्थन प्राप्त कर लिया। बॉस, आप महान हैं। सर, आप सबसे अच्छे, सबसे सुंदर और सबसे शालीन बॉस हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। श्री चिराग, हम आपसे प्यार करते हैं। अनगिनत लड़कियां चिराग को घेरकर खुशी से चिल्ला रही थीं और कूद रही थीं। आज निश्चित रूप से उनका सबसे खुशी का दिन था। न केवल बूढ़ी चुड़ैल चली गई, बल्कि इतना सुंदर बॉस भी आ गया। भविष्य में वे निश्चित रूप से काम में लापरवाही नहीं बरतेंगी। वे निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। बल्कि हर दिन ओवरटाइम काम करना बेहतर है, हमेशा बॉस को देख पाने के लिए। हे।
राधिका ने भी कृतज्ञता से चिराग की ओर देखा। उसने अभी जो दस्तावेज जमा किया था उसे 7 या 8 बार संशोधित किया गया था, लेकिन मध्यम आयु वर्ग की महिला अभी भी संतुष्ट नहीं थी, पिछली बातों को लेकर जानबूझकर राधिका को परेशान कर रही थी। अगर चिराग नहीं होता तो शायद उसे आधी रात तक या अगले दिन तक भी ओवरटाइम काम करना पड़ता। अचानक राधिका के दिल में चिराग की पसंद बढ़ गई। डिंग। कार्य पूर्ण हुआ। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। यूनफेन बिल्डिंग का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए बधाई इसके नए मालिक बनने पर। अब से पूरी यूनफेन बिल्डिंग चिराग की संपत्ति बन गई। बुरा नहीं, बुरा नहीं। सिस्टम के पुरस्कारों को देखकर चिराग बहुत संतुष्ट था। पूरी यूनफेन बिल्डिंग की कीमत कम से कम 2 अरब थी। इसके अलावा वित्तीय केंद्र में स्थित यूनफेन बिल्डिंग किराए के लिए अनगिनत छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। प्रत्येक मंजिल का मासिक किराया 7 अंकों तक पहुंच गया। हर महीने केवल किराए से चिराग को करोड़ों मिलेंगे। इस बार चिराग ने बड़ा मुनाफा कमाया। वैसे उसके पिछले सभी आदेश रद्द कर दो, इस महीने का बोनस मत काटो और इसे दोगुना कर दो, चिराग ने उदारता से कहा। विज्ञापन पब फ्यूचर द्वारा। वाह, एक हैंडसम बॉस बस सबसे अच्छा होता है। बॉस, आप हमारे प्रति बहुत दयालु हैं, आप निश्चित रूप से और भी हैंडसम बनेंगे। सभी लड़कियां चिल्लाईं, लगातार चिराग की प्रशंसा कर रही थीं। बॉस, मैं अब और मेहनत नहीं करना चाहती। बॉस, डॉक्टर ने कहा कि मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं केवल नरम खाना खा सकती हूँ। जल्द ही चिराग अनगिनत खूबसूरत कर्मचारियों से घिरा हुआ था। ... यूनफेन बिल्डिंग का मालिकाना हक बदल गया। चिराग के यूनफेन बिल्डिंग के नए मालिक बनने के बाद कार्यालय स्थान किराए पर लेने वाली सभी कंपनियों के सीईओ को ये खबर मिली। इस खबर के साथ चिराग की एक तस्वीर भी थी। इतना जवान होकर यूनफेन बिल्डिंग खरीद ली, इसकी शक्ति भयानक है। किसी से उलझने लायक नहीं, किसी से उलझने लायक नहीं। इसे देखो, इतना जवान, पहले से ही अरबों का मालिक, शायद उससे भी ज्यादा, जबकि मैं 40 से ज्यादा का हूं और केवल कुछ अरब का मालिक हूं। चिराग की तस्वीर को देखकर इन सीईओ, जिनकी बाहर अनगिनत लोग प्रशंसा और ईर्ष्या करते थे, ने अत्यधिक ईर्ष्या और भावना के साथ बात की। जल्द ही खबर फैल गई। बड़ी मुश्किल से चिराग अनगिनत लड़कियों के आलिंगन से मुक्त हुआ और उसने समय पर एक नजर डाली। मैं अब जा रहा हूं, ये कहकर चिराग जल्दी से लिफ्ट में चढ़कर चला गया। एक पल में वह शेन कैटरिंग ग्रुप के अध्यक्ष से मिलने वाला था। बॉस, कल जरूर आना, हम आपका इंतजार करेंगे। बॉस, मैं आपसे प्यार करती हूं। ये सुनकर लिफ्ट में खड़े चिराग को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। संभाल नहीं पाया। अगर वह दोबारा आता भी है तो उसे परसों तक इंतजार करना होगा। उसकी ये महिला कर्मचारी बिल्कुल बेलगाम थी। चिराग के कंपनी छोड़ने के बाद सभी लड़कियां खिड़कियों की ओर दौड़ी, चिराग को जाते हुए देखना चाहती थीं। उन्हें डर था कि यह एक सपना है कि एक बार जागने के बाद देवतुल्य दिखने वाला बॉस गायब हो जाएगा। उन्हें बस कुछ और झलकियां लेनी थीं। सफेद दाग का ये उपाय लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जानिए क्यों। अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाना है। इन आयुर्वेदिक टिप्स को आजमाएं। अल्पविराम। जैसे ही चिराग शेन कैटरिंग ग्रुप की ओर बढ़ा, शेन कैटरिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में अध्यक्ष जानकी शरण, वित्तीय निदेशक ललिता और शेन ग्रुप के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी पहले ही यहां इकट्ठा हो चुके थे। ये सभी जानकी शरण के भरोसेमंद सहायक थे। अध्यक्ष महोदय, जब चिराग आए तो आपको अधिकार बनाए रखना होगा, ललिता ने सुझाव दिया। हमें उसे एक निवारक देना होगा, इस तरह उसके मन में कोई और विचार नहीं आएगा। ये सुनकर जानकी शरण के कई अन्य भरोसेमंद सहायकों ने भी सहमति व्यक्त की। हाँ, कंपनी आपकी मेहनत है, हम किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने दे सकते। कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को हम पर हावी होने की अनुमति न दें। शेन कैटरिंग ग्रुप की स्थापना के शुरुआती चरण में जानकी शरण के पास धन की कमी थी, इसलिए उन्होंने प्रयागराज के कुछ धनी व्यक्तियों से निवेश मांगा, जिससे उन्हें बहुत सारे शेयर देने पड़े, जिसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष जानकी शरण के पास केवल 25% हिस्सेदारी बची, जबकि उनके भरोसेमंद सहायकों के पास भी शेयर थे, कुल मिलाकर 45%। कंपनी के बढ़ने और विस्तार होने के बाद जानकी शरण ने एक से अधिक बार उन धनी व्यक्तियों से शेयर वापस खरीदने पर विचार किया था, लेकिन कोई भी सहमत नहीं हुआ। किसी तरह इस चिराग ने कई धनी व्यक्तियों से शेयर खरीदने में कामयाबी हासिल कर ली। अचानक शेन कैटरिंग ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। ये सबसे भयानक हिस्सा नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि चिराग के पास शेयर खरीदने का एक तरीका था।
अगर चिराग उन सभी धनी व्यक्तियों से सभी शेयर इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता तो परिणाम विनाशकारी होते। मेरे मन में कुछ है। जानकी शरण ने सिर हिलाया, अपना मन बना लिया। जब चिराग आए तो उसे एक निवारक देना ही होगा ताकि वह भविष्य में व्यवहार करे। उससे शेयर वापस खरीदना सबसे अच्छा होगा। अगर संभव न हो तो बस उसे कुछ सबक सिखाओ, कोई और विचार नहीं। समय बीतता गया, जल्द ही निर्धारित समय आ गया, लेकिन चिराग अभी तक नहीं पहुंचा था। 10 मिनट की देरी, 20 मिनट की देरी, ... इस चिराग का क्या मतलब है? आधा घंटा हो गया है, वह अभी तक यहाँ नहीं है। क्या वह जानबूझकर हमें निवारक दे रहा है? यह अपमानजनक है। अपमानजनक। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी चिराग का कोई निशान नहीं था। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी अधीर हो गए, चिराग से बेहद असंतुष्ट, यहाँ तक कि कोसने तक उतर आए। इसी समय कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। माफ करना, मुझे देर हो गई, मैंने अभी अभी एक इमारत खरीदी है। तुरंत पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो गया। क्या दोस्तों, अगर आप इस शानदार कहानी के एक्स्ट्रा एपिसोड्स और खास अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको मिलेगा स्पेशल कंटेंट, नए ट्विस्ट और बहुत कुछ सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें और कहानी का मजा दोगुना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।